गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की बातें। सो आज अपन पढ़ने वाला है पार्ट नंबर 2 ऑफ द चैप्टर नंबर 2 विच विल टॉक्स अबाउट जीडीपी, द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, and then we will talk about GDP deflector and the use of the GDP as the measure of the welfare of the society। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स के बातें। सो ये सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ गुड्स, देन यू हैव स्टडीड अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज जीडीपी, हाउ जीडीपी इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, सब बिल्कुल हम समझ गए। ओके, सो लेट्स बिगिन। So in this part, we are going to study that what is GDP, how to calculate GDP. Okay, sir. So the GDP is the total monetary value of the goods and the services which is produced in a country, okay, in a particular year. If we will find out that particular monetary value, that will be called as GDP. उसको अपन GDP की तरह बोलेंगे। समझ गए? बिल्कुल सर समझ गए। तो सबसे पहला जो अपना प्रोडक्ट मेथड आता है, तो वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगर अपन उस मेथड से जीडीपी निकालेंगे तो उसे प्रोडक्ट मेथड कहेंगे। ठीक है सर। तो अपन पहले स्टार्टिंग से यहीं से समझ लेते हैं। बिल्कुल सर, अभी हम समझते हैं। ठीक है, सो द सम टोटल ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, जो जीवीए है, सारे प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस हुआ है पर्टिकुलर सारे फर्म्स, एक जो फर्म है मेरी पर्टिकुलर इकोनॉमी में, जो फर्म्स काम कर रही है, उन फर्म्स के द्वारा जो मेरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, उनका मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आ गई कि आप पूछोगे सर ग्रॉस वैल्यू एडेड क्यों? टोटल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है मैं उसका वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अपन ने कंसेप्ट सबसे फर्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो सर हमने ये पढ़ा था कि अगर अपन है ना सारे जो गुड्स प्रोड्यूस हुए करने उन सबकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, और वैल्यू एडेड नहीं लेंगे, सबकी टोटल वैल्यू ले लेंगे, तो यहाँ पे डबल अकाउंटिंग हो जाएगी। क्या डबल अकाउंटिंग हो जाएगी? तो अगर मैं फर्म ए का गुड्स की वैल्यू ले लेता हूँ, फर्म बी की गुड्स की वैल्यू ले लेता हूँ, और फर्म ए का गुड्स फाइनल कंजम्पशन नहीं हुआ, मतलब वो फाइनल गुड्स नहीं था, वो इंटरमीडिएट गुड्स था, एंड इफ दैट इंटरमीडिएट गुड्स ऑफ द फर्म ए इज बीइंग यूज्ड बाय द फर्म बी एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द फर्म बी इज 150, okay, and that if the intermediate goods was of 100 and that 150 includes the value of the 100, okay, so it is already counted in the value of 150. If we will count 100 separately, then the total value will be 100 plus 150, that will be 250. Okay sir, so this will lead to double counting, so we will add only the value addition. So what do you mean by value addition? Value addition का मतलब होता है कि जो मैंने वैल्यू एडिशन करा है, जो पिछले फॉर्म में था वो उससे कितना वैल्यू एडिशन मैंने करा। मतलब अगर कोई चीज 20 रुपए की थी, ठीक है, और मैंने उसको इस तरीके से डेवलप करा कि वो आज 50 रुपए में बिक रही है, जो तो 30 रुपए जो यहाँ पे ये वैल्यू एडिशन है। मीन्स इफ आई से द एडिशन ऑफ द वैल्यू इन अ गुड्स फ्रॉम इनपुट स्टेज टू आउटपुट स्टेज, कितना एडिशन ऑफ वैल्यू हुआ है, उस एडिशन ऑफ वैल्यू को वैल्यू एडेड बोलते हैं। हाउ मच वैल्यू हैज बीन एडेड बाय अ मैन्युफैक्चरर इन अ पर्टिकुलर इनपुट व्हेन ही इज गोइंग टू सेल इट। ओके सर, वी गॉट इट। हम वैल्यू एडेड इसलिए लेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है सर, डबल काउंटिंग से बचने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स की, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स जो दो तरीके होते हैं, कौन से? कंजम्पशन गुड्स एंड फाइनल गुड्स, जो दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड अपने कैपिटल गुड्स। वो तो फाइनल कंज्यूमर यूज करते ही है, उनको कोई भी फैक्ट्री यूज नहीं कर रही है वापस बनाने के लिए, और जिनको वापस बनाने के लिए फैक्ट्री यूज कर रही है उनको अपन इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अपन नहीं ऐड करेंगे बिकॉज ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। अपन ने पढ़ा है ये कंसेप्ट,
पुराने वीडियो, है ना, बिल्कुल सर पढ़ा है हमने, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी पे अपन आते हैं। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि द सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म इन द इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर विल गिव एज जीडीपी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो है क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। अपन यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सर ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं हम लोग, समझ गए, बिल्कुल सर समझ गए। Okay, so this method of calculation of GDP is known as product method for the calculation of GDP. तो इस method of calculation of GDP को अपन product method of calculation of GDP कहेंगे, ठीक है सर। अगर मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँ यहाँ पे तो मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ आपको। क्या रेफरेंस दोगे सर आप? ये रेफरेंस दूंगा मैं, ये जो अपन ने यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो में अपन ने ये बात समझ ली थी। तो मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किस तरीके से अपन प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी निकालेंगे। सो प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे कहाँ शो होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड शो होता है इसमें, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे हाउस होल्ड को भेज रहा है फर्म, तो जो वैल्यू अपन इस पॉइंट नंबर बी से निकालेंगे वो प्रोडक्ट मेथड हो गया। तो समझ गए आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में हम कहाँ पे हैं अभी, ठीक है सर, हम बिल्कुल समझ गए, ठीक है। तो पहले अपन थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। ओके। तो यहाँ पे मैंने वो जो आपको चीज बोली थी कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ द वन फर्म में बी द इनपुट ऑफ अनदर फर्म इंटरमीडिएट गुड्स, तो इस वजह से अपन टोटल प्रोडक्शन का नहीं निकालेंगे, अपन सिर्फ वैल्यू एडेड का निकालेंगे। वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, टोटल आउटपुट माइनस टोटल इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, अगर लेस कर लेंगे तो एक वैल्यू एडेड पता चल जाएगी। 150 रुपए माइनस 100 रुपए इज इक्वल्स टू 50 रुपए की वैल्यू एडेड। समझ गए, बिल्कुल सर समझ गए, ठीक है। सो वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट ओनली दैट वैल्यू, सो वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट ओनली दैट वैल्यू ऑफ द गुड्स व्हिच इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, that we need to take only value added of the firm, ठीक है। तो value added means addition in the value made by the firm in inputs over and above the value at which the firm has purchased the goods। जो फर्म ने गुड्स परचेज करा उससे अबव जो उन्होंने क्या करी है, वैल्यू एडिशन करा है, वो उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है सर। तो वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म इज वैल्यू ऑफ द, सो व्हाट इज वैल्यू एडेड, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, वैल्यू ऑफ माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स व्हिच इज यूज्ड बाय द फर्म। सो जो टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू है उसमें से जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी प्रोडक्शन की वैल्यू को लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म होगा, ठीक है। सो द वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अपन ने जैसे सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था क्या कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, सब बिल्कुल हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है सर, हम देख लेंगे। ओके, सो द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपन ने देखा था। सबसे पहले लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इन सबको चारों को पे होगा वो वैल्यू एडेड, ठीक है। सो देयरफॉर द वेजेस जो लेबर को पे हो रहा है, जो इंटरेस्ट मेरे कैपिटल को पे हो रहा है, ठीक है। तो वेजेस जो है जो मेरे लेबर को पे हो रहा है, ठीक है। जो इंटरेस्ट जो है मेरा जो मेरा कैपिटल को पे हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट जो है जो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप को पे हो रहा है, और जो रेंट है जो मेरे लैंड के लिए जा रहा है, ठीक है, विच इज पेड आउट बाय द फर्म मस्ट एड अप टू द वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म। वैल्यू एडेड इज अ फ्लो वेरिएबल। तो सबसे पहले वैल्यू एड फ्लो है क्योंकि ये चलता रहता है। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि फ्लो जो होता है वो बहता हुआ पानी है, स्टॉक जो मेरा है वो एक रुका हुआ पानी है समुद्र में। I talked about that in the last video. Okay sir, we have seen your last video and I know that concept. Okay, if you don't know the concept, please go to the previous video, the part 1 of the chapter 2, national accounting of the income, national income, ठीक है। पार्डन में इन इकोनॉमिक्स द स्टॉक ऑफ द अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स और द सेमी फिनिश्ड गुड्स और द रॉ मटेरियल व्हिच अ फर्म कैरीज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर इज कॉल्ड इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है कि जो माल अपन बेच नहीं पाए तो साल के अंत में उस माल की अपन वैल्यू निकालेंगे, उसको इन्वेंटरी बोलेंगे, ठीक है सर। हम समझ गए क्या होता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी स्टॉक होता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं अपन साल के अंत में, ठीक है। वो चेंज इन इन्वेंटरी कैसे पता करेंगे कि कितना चेंज हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंटरी पता चल जाएगा। नॉर्मली अपन अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंटरी में पता चल जाएगा कि कितना चेंज हुआ है। या फिर आप प्रोडक्शन माइनस कितना सेल हुआ है, मतलब 100 मैं ये मान रहा हूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मैं यहाँ पे एजम्पशन ले रहा हूँ, ये एजम्पशन बहुत ही गलत एजम्पशन है। हाँ सर हम समझ गए एजम्पशन गलत है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो गई। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन हुआ उसमें से जो सेल है वो लेस कर दो, मतलब प्रोडक्शन माइनस सेल लेस कर दो, ठीक है सर, हम समझ गए प्रोडक्शन माइनस से लेस कर देंगे। ओके, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे पता करेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब हो गया टोटल जो सेल हुई माइनस जो इंटरमीडिएट गुड्स मैंने यूज करे, तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक है। सो ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड यूज्ड बाय द फर्म, ठीक है। तो मैं जो वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू,
ठीक है, बिल्कुल सर, समझ गए हम। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड इस तरीके से हम निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म माइनस कर देंगे उसमें से जो इंटरमीडिएट गुड्स उसके यूज करते हैं उस वैल्यू को, और उस वैल्यू को जनरेट करने के लिए उसको अपन माइनस कर देंगे। बिल्कुल सर, हम समझ गए। ओके, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द सेल बाय द फर्म प्लस द वैल्यू ऑफ द चेंजेस इन द इन्वेंटरी माइनस द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। तो इसका मतलब अपन क्या बोलना चाहते हैं? इसका मतलब अपन ये बोलना चाहते हैं, सो वैल्यू ऑफ द चेंजेस इन इन्वेंटरी क्यों आया है यहाँ पे? आप मुझसे बोलोगे चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी क्यों आया? क्यों आया सर? क्यों आया? क्यों आया सर? क्यों आया? सो इसका मतलब देखो, सिंपल सी बात है, आपने पिछला जो फॉर्मूला पढ़ा उसकी तरफ चलते हैं अपन। चेंज इन इन्वेंटरी का मतलब क्या हो गया? चेंज इन इन्वेंटरी होता है प्रोडक्शन माइनस सेल, ठीक है। ये चेंज इन इन्वेंटरी हो गया प्रोडक्शन माइनस सेल, मतलब प्रोडक्शन। सो वी हैव सीन कि किस तरीके से value added of a particular firm will be calculated. Okay sir, we have seen it. Okay, so value added of a particular firm is the value of the production of the firm minus value of the intermediate goods. ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ये होगी। अब अपन थे कहाँ पे? अपन ये थे कि, है ना, यहाँ पे चेंज इन इन्वेंटरी क्यों आया सर? वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, तो वैल्यू ऑफ द आउटपुट कैसे निकालोगे? इसको तोड़ा है अपन ने, वैल्यू ऑफ द आउटपुट। सो वैल्यू ऑफ द आउटपुट कैसे निकालोगे आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे कैसे? तो इधर आओ आप, अपन ने बताया चेंज इन द इन्वेंटरी ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। सो अगर मैं सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करूं, क्योंकि मेरे को प्रोडक्शन माइनस करना है वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, तो प्रोडक्शन की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे? चेंज इन द इन्वेंटरी माइनस सेल माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे, वैल्यू ऑफ द सेल, ठीक है, प्लस वैल्यू ऑफ द चेंज इन इन्वेंटरी माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जो सेल हुआ है, ये जो सेल हुआ है उसमें ऐड करूंगा चेंज इन द इन्वेंटरी, क्योंकि ये जब यहाँ पे सेल माइनस में, आप मैथमेटिक्स का सिंपल सा चीज आप जानते हैं क्या, कि कोई भी चीज अगर माइनस में हो रहा है उसको इक्वल्स टू के फॉर्म, इक्वेशन के उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। सो माइनस में जो सेल ऑफ द फर्म है, अगर मैं इक्वेशन के इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगी। तो चेंज इन द इन्वेंटरी प्लस सेल ऑफ द फर्म माइनस क्या करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स तो अपन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द सेल, ये यहाँ से वैल्यू ऑफ द सेल यहाँ आ गया, चेंज ऑफ द इन्वेंटरी ऐड हो गया, ठीक है, माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस तरीके से ग्रॉस वैल्यू एडेड अपन निकाल लेंगे, मतलब प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। प्रोडक्शन को अपन और ब्रेकअप करके प्रोडक्शन की जगह अपन लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन द इन्वेंटरी में निकालता हूँ, चेंज इन द इन्वेंटरी कैसे निकालता हूँ? चेंज इन द इन्वेंटरी निकालता हूँ प्रोडक्शन जो हुआ माइनस सेल। मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर, आप अज्यूम कर रहे हो और एकदम सही अज्यूम कर रहे हो, क्योंकि अजम्पशन है ये सब। इकोनॉमिक्स इज अ होल प्ले ऑफ अजम्पशंस। यहाँ पे इतनी सारी अजम्पशन है, आप सोचेंगे ये तो होता ही नहीं है एक्चुअल लाइफ में, लेकिन नहीं, वो अजम्पशन अपन को लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपन कुछ पर्टिकुलर फीचर्स है ना हाईलाइट करना चाहते हैं। तो उन फीचर्स को हाईलाइट अपन तभी कर पाएंगे जब अपन अजम्पशन लेंगे। बिल्कुल सर, समझ गया मैं। ओके, तो आपको समझाने के लिए तो हम बैठे हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो द चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ फर्म ड्यूरिंग द ईयर, चेंज इन द इन्वेंटरी कैसे पता करूंगा? चेंज इन द इन्वेंटरी का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज या प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेंटरी, या फिर मैं कर दूं प्रोडक्शन माइनस सेल। जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता तो प्रोडक्शन माइनस सेल इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे चेंज इन इन्वेंटरी आ गया, प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेंटरी। तो मैं प्रोडक्शन मेरे को लाना है, तो प्रोडक्शन के लिए मैं क्या करूंगा? सेल प्लस सेल जो हुआ, मतलब मैं मान लो मेरे पास मैंने 10 प्रोड्यूस करा, 5 सेल कर दिया, तो 5 मेरा चेंज इन इन्वेंटरी है, ठीक है। तो अब मेरे को बोलना प्रोडक्शन कितना हुआ भाई? 10 प्रोडक्शन हुआ, ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता 10 प्रोडक्शन हुआ, मुझे सिर्फ ये पता है कि 5 चेंज हुआ है और 5 है ना क्लोजिंग स्टॉक है, सेल हुआ है, 5 सेल हुआ है, 5 चेंज हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? सेल प्लस चेंज इज इक्वल टू प्रोडक्शन। तो सेल कितना हुआ? 5, चेंज कितना है? 5 इज इक्वल टू प्रोडक्शन 10।
इस तरीके से मैंने 10 की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे, समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द सेल ऑफ द फर्म प्लस चेंज इन इन्वेंटरी माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है सर। अब आता है नेट वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन, तो नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा, बिल्कुल समझ गए सर। ग्रॉस का नेट हमेशा डेप्रिसिएशन लेस करने से हो जाता है। थस जीडीपी क्या हो गया, जीडीपी इज इक्वल्स टू द टोटल सम वैल्यू ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। जो मेरी पूरी जितनी भी फर्म्स है मेरी इकोनॉमी में, उन सबका अगर मैं वैल्यू एडेड ऐड कर दूं तो वो जो वैल्यू आएगी वो जीडीपी होगी मेरी, ठीक है सर, हम समझ गए। तो इस तरीके से अपन प्रोडक्ट मेथड के अंदर जीडीपी की वैल्यू निकालेंगे, सबका वैल्यू एडेड निकाल देंगे अपन। तब फॉर्मूले में देखें तो अगर ये मानता है कि अगर एक n नंबर ऑफ फर्म्स है मेरी इकोनॉमी में, each assigned with a serial number from 1 to n, then GDP is equal to sum total of the gross value added of all the firm in the economy। जो सारी फर्म्स है मेरी इकोनॉमी में उन सबकी ग्रॉस वैल्यू एडेड ही जीडीपी आ जाएगा, तो 1 to n, तो जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ 1 प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ 2 प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ 3 4 5 6 7 8 ये n तक चला जाएगा, ठीक है। तो समेशन जीडीपी, तो जीडीपी इज इक्वल टू समेशन ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स फ्रॉम 1 to n, मतलब समझे यहाँ पे समेशन का, समेशन फ्रॉम 1 to n ग्रॉस वैल्यू एडेड सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम 1 to n। इसको कैसे पढ़ेंगे सर, ये जो ये अजीब सी चीज यहाँ दी हुई, इसको पढ़ते कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। सो इसको अपन इस तरीके से रीड करेंगे, समेशन जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म 1 to फॉर्म n। ओके सर, समझ गए, बिल्कुल ठीक है। तो द सिंबल समेशन इज अ shorthand, it is used to denote summation. For example, summation n x will be equals to x plus x plus x plus x, it will go till xn. In this case, summation n GVA stand for summation I is equals to 1 n GVA stand for the sum total of the gross value added of all the n firms, जितनी भी n firm है उन सबका gross value added, ठीक है। So we know that the net value added by of the ith firm is the gross value added minus the variant year of the capital employed by the firm। तो net value added is equals to gross value added minus depreciation, gross value added is equal to net value added plus depreciation। बिल्कुल सर, ये चीज अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। So this is for the ith firm and therefore there are n number of the firm and therefore GDP of the entire economy which is sum total of the value added of all the n firm, ठीक है। So therefore the GDP of the entire economy which is sum total of the value added of all the n firm will be the sum total of the value added and the depreciation of the n firm। तो GDP टोटल पूरे इकोनॉमी की GDP क्या होगी, net value added of the n firm plus depreciation of the n firm is equals to GDP, ठीक है। So this implies that the gross domestic product of the economy is, so what is GDP? तो यहाँ पे GDP का मतलब क्या हो गया, GDP का मतलब क्या हो गया, is the sum total of the net value added and the depreciation of the economy। Summation of the net value added of all the firm is called the net domestic product, ठीक है। So net value added of all the firms is the net domestic product, net domestic product is the gross domestic product minus depreciation। बिल्कुल सर, समझ गए। तो इस तरीके से अपन प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी की वैल्यू निकालेंगे। प्रोडक्ट मेथड से मतलब जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है या नेट वैल्यू एडेड है सारे फर्म का, वो अपन निकाल के अपन सबका समेशन जब करेंगे तो वो अपन को जीडीपी की वैल्यू देगा। अब अपन ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है प्रोडक्शन माइनस 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 इंटीग्रेटेड गुड्स। तो अगर ये तो एक तो सिंपल फॉर्मूला है। अब मैं प्रोडक्शन को अगर मैं ब्रेकअप करना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे होगा, तो प्रोडक्शन की जगह मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं एक और फॉर्मूला देता हूँ, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल जो अकाउंटिंग का फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जब मेरे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं होते, जब मैंने ये एजम्पशन लिया है, तो इस केस में करूंगा प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेंट्री, और मुझे प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन माइनस इंटीग्रेटेड गुड्स। तो मुझे प्रोडक्शन की जगह कुछ रखना है, तो प्रोडक्शन की जगह कुछ रखना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन मेरे को यही रहने देना है इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पर्टिकुलर इक्वेशन में, ठीक है। प्रोडक्शन यही रहने देना है मेरे को, ठीक है, और बाकी की चीजों को इधर उधर कर देना है। तो प्रोडक्शन अब मैथमेटिक्स की चीज लगाते हैं यहाँ पे, तो प्रोडक्शन मेरे को यही रहने देना है। तो चेंज इन इन्वेंट्री प्लस सेल ऑफ द फर्म,
ठीक है, क्योंकि सेल ऑफ द फर्म नेगेटिव होता है, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो चेंज इन इन्वेंट्री प्लस सेल ऑफ द फर्म, या सेल ऑफ द फर्म प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, ये हो गया प्रोडक्शन माइनस क्या करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द सेल ऑफ द फर्म प्लस चेंज इन इन्वेंट्री माइनस वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, ये मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। समझ गए? बिल्कुल सर, हम समझ चुके हैं आप क्या कहना चाहते हो। तो नेट वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मेथड हो गया ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। अब अपन आता है एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी मैं आपको बताता हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड तो अपन सबसे पहले आपको है ना मैं फ्लो चार्ट से बता देता हूँ। फ्लो जो डायग्राम है अपना इकोनॉमिक फ्लो, उससे बता देता हूँ। तो अपन जीडीपी समझ रहे हैं, अभी यहाँ पे अपन जीडीपी पे चल रहे हैं। डिफरेंट जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो एक अपन कर चुके हैं ना। हाँ सर, एक कर चुके हैं अपन। अब ये यहाँ पे अपन आएंगे एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो ये अब पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ेंगे तो जीडीपी हो जाएगा, फिर एनटीपी, फिर जीएनपी, फिर एनएनपी, फिर नेट इनकम, फिर पर्सनल इनकम, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये अपन पूरा पढ़ने वाले हैं, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है सर, हम चिंता नहीं कर रहे। ठीक है, ओके। तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये जो ए पॉइंट है, ये स्पेंडिंग जो हो रही है, इससे अपन पता करेंगे जीडीपी। बिल्कुल सर, हम समझ गए हम कहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा जो मेथड है ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो अल्टरनेट वे टू कैलकुलेट द जीडीपी इज बाय लुकिंग एट द डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर अपन डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट पे देखें तो है ना, तो अपन को पता चलता है कि एक्सपेंडिचर, फिर अपन एक्सपेंडिचर मेथड से अपन निकालेंगे। अगर डिमांड साइड से अगर मैं देखूँ तो वो एक्सपेंडिचर मेथड होगा, अगर मैं डिमांड साइड से देखूँ तो। ठीक है, इन दिस मेथड वी ऐड द फाइनल एक्सपेंडिचर दैट इट फर्म्स मेक। ठीक है, तो फर्म आई कैन मेक द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द फॉलोइंग अकाउंट। अब जो फर्म आई है अपन उसके बारे में पढ़ने वाला है कि वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्म आई कैन मेक द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द फॉलोइंग अकाउंट। ठीक है, तो इन चीजों पे फर्म आई फाइनल एक्सपेंडिचर कर सकती है। सबसे पहला तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो उसको रिसीव होगा। दूसरा जो फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो वो करेगी। द एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट करने वाली जो, और जो एक्सपोर्ट के रेवेन्यू जो फर्म को मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। मतलब ये है कि इकोनॉमी में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो बंदे काम करते हैं, वो बंदे कौन कौन से एक्सपेंडिचर करेंगे, उन एक्सपेंडिचर को अगर अपन जोड़ ले तो दैट विल गिव राइज टू द जीडीपी। ओके ओके सर, let's begin. The final consumption expenditure on the goods and services. The final consumption expenditure on the goods and services produced by the firm, we shall denote this by the CI. इसको अपन CI की तरीके से लेंगे। जो टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे नोट करने वाली बात है वो फाइनल वर्ड है। फाइनल जो गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फाइनल की बात हो रही है। ठीक है, वी मे नोट दैट मोस्टली इट इज हाउसहोल्ड व्हिच अंडरटेक द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अपन ये देख सकते हैं कि सिर्फ हाउसहोल्ड यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। बिल्कुल सर, हम समझ गए आपकी बात कि हाउस होल्ड यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। सो देयर मे बी द एक्सेप्शन वेयर द फर्म बाय कंज्यूमेबल, देयर मे बी द एक्सेप्शन वेयर द फर्म बाय कंज्यूमेबल टू ट्रीट देयर गेस्ट और एम्प्लॉइज। तो नॉर्मली हाउस होल्ड ही करते हैं, बाकी फर्म भी कर सकती है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो वो करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं प्लांट मशीनरी बिल्डिंग्स, इनमें वो वाला एक्सपेंडिचर अपन यहाँ पे दूसरे एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर में लेंगे। सो विच इज इंकर्ड बाय अदर फर्म ऑन द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। ठीक है, सो कंजम्पशन गुड्स पे तो हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर कर दिया। अब कैपिटल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर करेंगे उसको अपन लेंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। ठीक है, so other firm on the capital good produced by the firm. ठीक है, observe that unlike the expenditure on intermediate goods which is not included in calculation of GDP, expenditure on investment is included. मतलब अपन ने देखा था कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में थोड़ी सिमिलरिटी होती है, बट दे आर डिफरेंट। ओके, सो द एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी व्हाइल द एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। समझ गए? बिल्कुल सर, हम समझ गए। ठीक है, सो द रीजन दैट द इन्वेस्टमेंट गुड रिमेन विद द फर्म वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ। रीजन क्या है? सिंपल सा मैंने बोला था कि इंटरमीडिएट गुड्स आर get consumed within the process of production, while the capital goods they do not get themselves transferred. वो खुद ट्रांसफर नहीं होते हैं। समझ गए? बिल्कुल सर। सो फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर जो तीसरा मेरा एक्सपेंडिचर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? जो तीसरा मेरा एक्सपेंडिचर आने वाला है वो ये है। थर्ड द एक्सपेंडिचर विद द गवर्नमेंट इनकम, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है अपने। ठीक है, मेक्स ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। वी शैल डिनोट दिस बाय जीआई। we may point out that the final expenditure incurred by the government includes both consumption and the investment expenditure. So government तो दोनों एक्सपेंडिचर करेगी, कंजम्पशन भी करेगी और इन्वेस्टमेंट भी करेगी।
ठीक है सर। सो जो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है ना मेरा, वो वाला एक्सपेंडिचर। फिर चौथा आता था एक्सपोर्ट रेवेन्यूज दैट द फर्म अर्न बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड, दिस विल डिनोट बाय XI। सो जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है ना, फर्म अर्न करती है गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने से, वो तो अपन टोटल जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है हाउस होल्ड कंजम्पशन पे कर रही है, गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस कैपिटल दोनों पे कर रही है, और दूसरी फर्म्स कैपिटल पे कर रही है, और एक्सपोर्ट का रेवेन्यू, इन सबको जब ऐड कर लेंगे तो दिस विल गिव राइज टू द जीडीपी एंड द मेथड विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड। Thus, the sum total of the revenues that the firm I is given by the sum total of final consumption, investment, government, एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फर्म आई। लेकिन अभी एक बात और भी है, ये सारे जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इसमें इंपोर्ट भी तो होगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हाउस होल्ड है उसने इंपोर्ट करा होगा, गवर्नमेंट ने भी इंपोर्ट करा होगा, तो वो जो इंपोर्ट करा ना वो अपनी यहाँ की फर्म्स को नहीं मिला। समझ रहे हो, एक्सपेंडिचर तो हुआ लेकिन वो अपने यहाँ की फर्म को नहीं मिला। तो जो अपने यहाँ की फर्म को नहीं मिला तो वो कैसे जीडीपी में इंक्लूड हो सकता है, इसलिए अपन इंपोर्ट भी हटाएंगे। ओके सर, समझ गया मैं आपकी बात कि अपन इंपोर्ट भी हटाएंगे। ठीक है। सो द सम टोटल ऑफ द फाइनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड द एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर विच इज रिसीव बाय द फर्म। सो यहाँ पे कंजम्पशन हो गया C, I, इन्वेस्टमेंट हो गया I, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया G, और है ना एक्सपोर्ट का रेवेन्यू हो गया X। इन सबको जब अपन ऐड कर देंगे जो आई फर्म ने अर्न करा है, तो CI, मतलब आई फर्म ने अर्न करा है ये, तो उन सबको ऐड करने से अपन को क्या मिल जाएगा, जीडीपी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। सो इफ देयर आर एन फर्म दैट देन समिंग और एन फर्म वी गेट, तो अब अपन मानते हैं कि अब ये तो अपन ने पढ़ा सिर्फ आई फर्म के हिसाब से, अगर एन सो वी हैव स्टडीड कि एक्सपेंशन मेथड से अपन कैसे निकालने वाला है जीडीपी। सो अभी अपन ने सिर्फ एक फर्म के बारे में पढ़ा है कि अगर एक फर्म जो है वो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर रिसीव करती है, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रिसीव करती है, और जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू रिसीव करती है, वो एक फर्म जो रिसीव करेगी उससे कितना उसको इनकम टोटल होने वाली है, कितना टोटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर है उसकी बात करें। सो इफ वी अज्यूम कि है ना इकोनॉमी के अंदर एक फर्म नहीं है, और अज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर n नंबर ऑफ फर्म्स है, ठीक है, देन समिंग अवर n फर्म वी विल गेट समेशन ऑफ what summation of the firm number 1 to firm number n। अगर मैं summation करता हूँ, so summation of all the expenditure which is being done from 1 to n number of firms, okay, so sum total of the final consumption जो हुआ, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ, और जो एक्सपोर्ट का एक्सपेंडिचर हुआ जो कि रिसीव करा है इन सारे फर्म्स ने इकोनॉमी में, उन सबका जब समेशन करेंगे फ्रॉम द समेशन ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय फर्म नंबर 1 टू फर्म नंबर n, अगर अपन सबका समेशन करेंगे ना तो वो अपन को मिल जाएगा जीडीपी। तो इस तरीके से अपन एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो समेशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 1 नंबर टू n received by firm, summation of the investment expenditure done by the firm from 1 number to n number firms, summation of the government expenditure which is received by the firm from 1 number to n number of firm, summation of export revenue received by the firm from 1 number to n number of firms। ठीक है, इन सबका जब अपन समेशन करेंगे, ठीक है, तो अपन को जीडीपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके सर, लेट्स सी द एग्रीगेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। जो सी है वो एग्रीगेट फाइनल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है वो, अब इस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंपोर्ट भी शामिल होगा, तो वो इंपोर्ट अपन को हटाना पड़ेगा। इस एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी अपन ने इन्वेस्टमेंट आना इंपोर्ट करा होगा, मशीनरी इंपोर्ट करी होगी तो उसको हटाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने भी कुछ इंपोर्ट करा होगा उसको हटाना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट तो, और ये एक्सपोर्ट तो इसमें से कुछ नहीं हटाना पड़ेगा एक्सपोर्ट के अंदर से। ठीक है, तो ये यहाँ से कंजम्पशन जो इंपोर्ट करा वो, इन्वेस्टमेंट जो इंपोर्ट करा वो, गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर करा वो, जो इंपोर्ट करा वो इसमें से अपन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपसे बात कही थी, बिल्कुल सर आपने कही थी। नोटिस दैट द पार्ट ऑफ द सी इज स्पेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स, लेट सी एम, तो यहाँ पे मैं सी को सी एम की तरह लिख देता हूँ। ठीक है, कि लेट सी एम बी, जो सी एम है मेरा यहाँ पे वो है ना मेरे यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर है। सॉरी ओके सर, हम समझ गए। ठीक है, तो सी तो मेरा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, उसमें से अगर मैं सी एम निकालूंगा तो मेरा जो अब यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो होगा
कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिर्फ अपन ने विद इन इकोनॉमी करा है वो आएगा। ओके ओके, सो देयरफॉर C माइनस CM, अगर मैं C माइनस CM करूं, इट डिनोट्स दैट द पार्ट ऑफ एग्रीगेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेस्टिक फर्म्स को मिला है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर एक्सपेंडिचर हुआ है, जो अपन ने बाहर से जो इंपोर्ट करा है उसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो इंडियन फर्म्स को नहीं मिला, वो इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। बिल्कुल हम समझ गए सर। इसी तरीके से I माइनस IM स्टैंड फॉर द पार्ट ऑफ द एग्रीगेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज स्पेंट ऑन द डोमेस्टिक फर्म। ठीक है, तो वेयर I इज द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर जो हमने करा, उसमें से लेस कर देंगे जो एक्सपेंडिचर अपन ने इंपोर्ट पे करा, जो अपन को नहीं मिला और बाहर की फर्म्स को मिला। ठीक है सर, I माइनस IM। अब G माइनस GM वैसे वैसे G माइनस GM भी कर देंगे अपन कि G माइनस GM स्टैंड फॉर दैट पार्ट ऑफ एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर व्हिच इज डन बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज स्पेंट ऑन द डोमेस्टिक फर्म्स। G टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, उसमें से GM जो इंपोर्ट करा वो हो गया। ठीक है, इस वजह से इस तरीके से मैं ये बोलूंगा कि समेशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द व्हिच इज रिसीव्ड बाय द फर्म नंबर 1 टू फर्म नंबर n इज द सम टोटल ऑफ द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें से और I sum total of the final investment expenditure, G sum total of the government expenditure and X is equals to export का revenue जो फर्म्स को मिला। ठीक है, सो अगर C माइनस CM प्लस I माइनस IM प्लस G माइनस GM प्लस एक्सपोर्ट रेवेन्यू रिसीव्ड बाय फर्म नंबर 1 टू फर्म नंबर n, अगर इन सबका समेशन अपन कर दे जीडीपी मिल जाएगा। तो क्यों ना अपन जो ये इंपोर्ट है इन सबको एक साथ कर ले, समझ रहे हो, CM IM GM सबको एक साथ कर ले। ठीक है, और फिर लेस करें इस पूरे इक्वेशन में से, तो क्या होगा, तो अपन ऐसे करेंगे इसको C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस I टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस G टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस समेशन ऑफ द एक्सपोर्ट रेवेन्यू रिसीव्ड बाय फर्म नंबर 1 टू फर्म नंबर n, इन सब में से लेस कर देंगे अपन जो टोटल इंपोर्ट हुआ है, जो कंज्यूमर ने इंपोर्ट करा है, जो इन्वेस्टमेंट करती हुई फर्म ने इंपोर्ट करा है, जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करा, C प्लस CM प्लस IM प्लस GM। ओके, तो CM प्लस IM प्लस GM इक्वल्स टू टोटल इंपोर्ट जो एक कंट्री में करा है वो टोटल ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो कुल मिला के कहना क्या था, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और उसमें एक्सपोर्ट का रेवेन्यू, इन सब में से अगर अपन इंपोर्ट लेस कर देंगे M, इंपोर्ट M, तो यहाँ पे अपन को जीडीपी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल सर, हम समझ रहे हैं आपकी बात। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला बाय व्हिच वी विल कैलकुलेट जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो summation of the XI received by firm number 1 to firm number n here denotes the aggregate expenditure by the foreigners on the export of the economy। जो foreigners ने इंपोर्ट करा अपनी कंट्री से, जो अपने लिए एक्सपोर्ट हुआ, foreigners ने इंपोर्ट करा तो अपने लिए एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है, तो क्योंकि वो अपने फर्म्स को मिला इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सर, m is equals to CM plus IM plus GM, ये टोटल इंपोर्ट हो गया अपनी। ठीक है सर, तो GDP is equals to sum total of all the final expenditure which is received by a firm in the economy, so GDP is equal to sum total of the revenue which is being received by them। ठीक है, रेवेन्यू जो उन्होंने रिसीव करा फ्रॉम द फॉर्म नंबर 1 टू फॉर्म नंबर n। ठीक है, रेवेन्यू किस फॉर्मेट में हो सकता है, एक्सपोर्ट के फॉर्मेट में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में। ठीक है, माइनस जो इंपोर्ट करा वो हटा देंगे, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से अपने को जीडीपी मिल जाएगा। बिल्कुल समझ गए सर, हम बिल्कुल समझ गए आपको। यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट का रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट, ये अपन करने से अपने को यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू मिल जाएगी एक्सपेंडिचर मेथड से। बिल्कुल सर, अब आप इनकम मेथड पे आ जाते हैं। तो इनकम मेथड में क्या होने वाला है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। इनकम मेथड में अपन कैलकुलेट करने वाला है कि जो टोटल जो इकोनॉमी के जो फैक्टर है, जो इकोनॉमी के जो पार्टिसिपेंट है, ठीक है, 4 फैक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं। ठीक है सर, और प्रोडक्शन कह सकते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनको जो इनकम मिलेगी अगर वो अपन ऐड कर लें, ठीक है, मतलब हाउस होल्ड को जो पैसा मिला इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, एंड जो फर्म्स को प्रॉफिट हुआ वो, फिर गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिले वो। ठीक है सर, ये सारी चीजें अगर अपन ऐड कर देंगे ना तो अपने को जीडीपी मिल जाएगी कि, और ये सारी चीजें अपन टोटल पूरे कंट्री के हर एक बंदे की लेंगे। ठीक है, तो उससे अपन इनकम मेथड से निकाल देंगे। तो मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम में जाके आपको बता देता हूँ कि इनकम मेथड से जीडीपी निकालेंगे तो वो कहाँ पे आता है ना सर? बिल्कुल सर, हम समझ गए आपकी बात। ठीक है, तो सर्कुलर मेथड में चलते हैं अपन। ये सर्कुलर मेथड, तो ये जो फैक्टर पेमेंट जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आप जो फैक्टर पेमेंट देख रहे हैं, तो ये यहाँ से अगर अपन इस पॉइंट में अपन अगर जीडीपी निकालें तो अपना यहाँ पे जीडीपी निकलेगा इनकम मेथड से। ओके सर, आप समझ गए बिल्कुल। ठीक है, तो जीडीपी हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे जीडीपी हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड से निकाल दी। जीडीपी हमने यहाँ पे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से निकाल दिया। अब अपन जीडीपी निकालने वाले हैं इनकम मेथड से। तो इस तरीके से ये बॉक्स अपना पूरा
होने वाला, फिर अपन एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, पीआई और पीडीआई पे आएंगे। बिल्कुल सर, हम समझ गए। ठीक है, तो अब अपन आते हैं किसके ऊपर, अब अपन आते हैं इनकम मेथड के ऊपर। तो इनकम मेथड में अपन क्या बोलना चाहते हैं, तो इनकम मेथड में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर अपन है ना इनकम अगर सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ले लें तो उससे अपन जीडीपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एज वी मेंशन द सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी मस्ट बी इक्वल टू द इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने पहले ही एजम्पशन लिया था इकोनॉमिक मॉडल के अंदर कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा इकोनॉमी में वो इक्वल होगा टोटल इनकम के बराबर, और वो इक्वल होगा टोटल प्रोडक्शन के बराबर। तभी तो अपन यहाँ पे तभी तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि तीनों मेथड के अकॉर्डिंग अपनी जीडीपी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो एज वी मेंशनड द सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी मस्ट बी इक्वल टू द इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेकन टुगेदर। द फाइनल एक्सपेंडिचर इज द स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स, इट डज नॉट इंक्लूड द स्पेंडिंग ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये हम बात पहले ही कर चुके हैं कि क्यों हम इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर जो होता है वो नहीं लेने वाले। आप इसके लिए देख सकते हो वीडियो नंबर 1 ऑफ द चैप्टर 2। ओके ओके सर, ठीक है, तो दिस follows from the simple idea that the revenue earned by all the firm put together must be distributed among the factor of production as a। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये इस आइडिया से आ रहा है कि जितना टोटल रेवेन्यू सारे फर्म ने अर्न करा है ना वो रेवेन्यू वो पूरा पूरा हमको बांटना पड़ेगा चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, वेजेस के फॉर्म में, सैलरीज एंड वेजेस के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, उनको बांटना पड़ेगा वो सारा। तो लेट देयर बी एन नंबर ऑफ द हाउसहोल्ड इन द इकोनॉमी। अपन एजम्पशन लेते हैं अभी कि यहाँ पे एन नंबर ऑफ द हाउसहोल्ड है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है सर, हम एजम्पशन ले ली। थोड़ा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। ठीक है, लेट डब्ल्यू आई बी द वेजेस एंड द सैलरी रिसीव्ड बाय द 8th हाउसहोल्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है सर। ठीक है, लेट डब्ल्यू आई बी द वेजेस एंड सैलरी रिसीव्ड बाय द 8th हाउसहोल्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो वेजेस और सैलरीज के लिए अपन एक वर्ड यूज कर रहे हैं डब्ल्यू। ठीक है, पीआई अपन यूज कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, आईएन अपन यूज कर रहे हैं इंटरेस्ट जो रिसीव करेंगे कैपिटल लगाने के ऊपर, आरआई अपन यूज कर रहे हैं जो रेंट रिसीव होगा ना एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे या पर्टिकुलर लैंड पे जो दूंगा किसी फैक्ट्री या किसी फर्म को, तो उसके लिए अपन आरआई यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो पीआई, आईएनआई, आरआई विद द ग्रॉस प्रॉफिट, पीआई ग्रॉस प्रॉफिट, IN is equals to interest and RI is equals to rent which is received by 8th household in a particular year। ठीक है, therefore GDP is given by। तो इस तरीके से अपन GDP कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टोटल जो इनकम होती है सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर वो अपन इंक्लूड कर दे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1 to n, अपन ये मान रहे हैं कि यहाँ पे n नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूरी कंट्री में है, मतलब 1 करोड़ है, मान लो 1 करोड़ लोग रहते हैं, 1 करोड़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो एक से लगा कि 1 करोड़ नंबर तक जो जो बंदों ने जो जो प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, ठीक है, यहाँ पे और वेजेस यहाँ पे रिसीव करें उन सबको ऐड कर लेंगे तो अपना जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, so summation of the wages received by the firm by household 1 to household and summation of the profit received by the entrepreneur 1 to entrepreneur and summation of the interest received by capitalist 1 to capitalist and summation of the rent received by the landowner 1 to landowner and अगर ये सबका समीशन अपन कर ले तो अपन जीडीपी अपन को मिल जाएगी। ठीक है सर, सो वेजेस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट, ठीक है, इन सबका अगर अपन समीशन कर ले तो अपने को यहाँ पे जीडीपी मिलने वाली है। तो here summation of the wages from 1 to n is equals to wages from 1 to n of profit is equals to profit, from 1 to n interest is equal to interest and from 1 to n rent is equals to rent। ठीक है, so therefore taking equation 2.4 and 2.2 2.4 and 2.5 taking into account, so 2.2 अपन ने पढ़ा था जीडीपी एज पर ग्रॉस वैल्यू एडेड, 2.4 अपन ने पढ़ा था जीडीपी एज पर एक्सपेंडिचर मेथड, 2.5 अपन पढ़ रहे जीडीपी एज पर इनकम मेथड। समझ लो, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे तीनों जो मेथड है तो GDP is equals to gross value added summation 1 to summation n firm और GDP is equals to total consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure plus export revenue minus import का जो import होती पूरी कंट्री की वो, या फिर GDP is equals to wages, profit, interest and rent। ये तीनों फॉर्मूला से जो मेरे वैल्यू आने वाली वो सारे एक होने वाली है 2.6। It is to be noted that T here refer to both planned and unplanned expenditure। So यहाँ पे जो T यहाँ पे जो expenditure के बारे में बात कर रहे हैं I एक्सपेंडिचर, आई एक्सपेंडिचर, ये जो है आई एक्सपेंडिचर, ये दोनों प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा डायग्राम भी बनाया है जिसमें मैंने ये बताया कि एक्सपेंडिचर मेथड से अपन h - m + g + i
प्लस सी से अपन एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल सकते हैं, इनकम मेथड में अपन पी प्लस आई एन प्लस आर प्लस डब्ल्यू से निकाल सकते हैं, और प्रोडक्ट मेथड से अपन ग्रॉस वैल्यू एडेड का समीशन करने से अपन यहाँ पे जीडीपी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गया इस डायग्राम से बहुत अच्छे से। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, तो सिंस द आइडेंटिटीज 2.2, 2.4, 2.6 आर डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम वेरिएबल नेमली जीडीपी, वी मे रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंस बाय फिगर 2.2. इट मे बी वर्थ एग्जामिनिंग हाउ द हाउसहोल्ड डिस्पोज ऑफ देयर अर्निंग, एंड देयर आर थ्री वे टू डू इट। हाउसहोल्ड जो है वो अब अर्निंग जो कर रही है वो किस तरीके से ना उसका यूज कर सकती है। तो अभी तक तो अपन ये देख रहे थे कि हाउसहोल्ड जितना जितना अर्निंग आती है उतना उतना एक्सपेंडिचर कर रही है। अभी तक तो अपन ये एजम्पशन लेके चल रहे थे, ठीक है, कि जितनी अर्निंग है उतना एक्सपेंडिचर करें, तभी तो हर एक पॉइंट ऑफ सर्कुलर फ्लो पे अपने जीडीपी से ही मान ठीक है। अब यहाँ पे अपन वो एजम्पशन को हटा रहे हैं और अपन यहाँ पे अब यहाँ पे एक्चुअल पता करें कि एक्चुअल में हाउस होल्ड अपनी अर्निंग को कैसे डिस्पोज ऑफ करती है। ठीक है, सो दे आइदर में कंज्यूम इट, दे आइदर सेव इट, और दे आइदर पे द टैक्सेस विद इट, assuming that no aid, donation, transfer payment in general was being sent abroad, which is another way to spend their income। ना तो वो कहीं बाहर पैसा भेजते हैं, ना बाहर से उनको कोई पैसा मिलता है, तो ये अपन एजम्पशन लेके यहाँ पे चल रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, तो अपन अब यही सब मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने यहाँ पे तीन मेथड पढ़ लिए हैं जीडीपी निकालने के, सबसे पहला प्रोडक्ट, फिर एक्सपेंडिचर और फिर इनकम मेथड। बिल्कुल सर, हम समझ चुके हैं आपकी इस बात को। ठीक है, ठीक है, तो जीडीपी हमने कैलकुलेट कर दी है। उसके बाद हम एनडीपी पे आएंगे, जीएनपी पे आएंगे, एनएनपी पे आएंगे, एनआई पे आएंगे, पीआई पे आएंगे, पीडीआई पे आएंगे। अब आपको ये वर्ड समझ में नहीं आएंगे अभी, लेकिन आप आगे देखते जाओ इस वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। ओके बेटा, ओके बेटा, तो अब अपन सब मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल पे आते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अपन कहाँ चल रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब हम एनसीईआरटी की बुक में कहाँ चल रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बता दिया था, अपन ने यहाँ तक कवर कर लिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, ठीक है सर, हमने ये कवर कर दिया था, तो सर ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, ओके सर, तो हम यहाँ पे थे, फिर अपने प्रोडक्ट या वैल्यू मेथड पढ़ लिया, और आपको ये लगेगा कि हाँ प्रोडक्ट और वैल्यू मेथड में अपने वही पढ़ा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इन्होंने वैल्यू एडेड का मतलब बताया है वो, और वो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया है। ठीक है, ठीक है सर, वैल्यू एडेड का मतलब हो गया। फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया, ये नेट वैल्यू एडेड आ गया, इनका डिफरेंस भी मैंने आपको बताया है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड का डिफरेंस भी बताया है मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से अपन चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन माइनस सेल, तो ये प्रोडक्शन माइनस सेल वाला यहाँ पे रहा। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। फिर अपन ने फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब समझा, फिर अपन ने एक्यूमुलेशन, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन, प्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, ये चीज अपन समझने वाले हैं आगे आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है सर, ये भी अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड के फॉर्मूले यहाँ पे हो गए, यहाँ जीडीपी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर अपन एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में अपन ने ये देखा था कि जो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये अपने फॉर्मूला पढ़ा था, और वो सारी चीजें जो मैंने वहां पे लिखी वो यहीं से लिखी है मैंने। ठीक है, फिर अपन इनकम मेथड में आ जाते थे, और इनकम मेथड में अपन ने देखा था कि किस तरीके से अपने जीडीपी निकाला। फिर इन तीनों का ये जो डायग्राम जो मैंने वहां पे कॉपी पेस्ट करा था, और साथ में थोड़ा इसमें एडिशन करा था कलर्स का। ओके ओके सर, तो हमें पता चल गया सर हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अब अपन ये पढ़ने वाला है सम मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटी। तो इंग्लिश मीडियम वालों को पता चल गया कि अपन पेज नंबर 23 से अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके ओके, तो अब हम हिंदी मीडियम वालों का ओवरव्यू दे देते हैं। बिल्कुल सर, दे दो ओवरव्यू, दे दो हिंदी मीडियम वालों को भी, कि अपन ने अब तक जो पढ़ा वो सारा हिंदी में कहाँ कहाँ पे है, और उसका हिंदी रूपांतरण करने वाले अपन, इंग्लिश से हिंदी करने वाले अपन, है ना। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने यह पढ़ा था कि फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स तो अंतिम वस्तु कहते हैं फाइनल गुड्स को। फिर अपन ने देखा था कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स को कहते हैं उपभोग वस्तुएं, कैपिटल गुड्स को कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, तो अपन ने डिफरेंस भी पढ़ लिया था इसका। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि कंज्यूमर ड्यूरेबल टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गैर टिकाऊ बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर अपन ने देखा इंटरमीडिएट गुड्स क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं उनको, इंटरमीडिएट गुड्स को। ठीक है सर, फिर स्टॉक एंड फ्लो का अपन ने पूरा अच्छे से समझा था। स्टॉक एंड फ्लो को यहाँ पे प्रवाह कहेंगे। ठीक है, कि प्रवाह एक पर्टिकुलर समय अवधि के लिए होता है, स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर निश्चित समय पर स्टॉक की परिभाषा देखी जाती है। फिर सकल निवेश में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया अपना। फिर अपन ने मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन पढ़ लिया था, और फिर निवल निवेश मतलब नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, निवल निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, अपन ने ये पढ़ा था। ठीक है, अब अपन यहाँ पे आते हैं, तो इस पेज पे कुछ काम का नहीं है। ठीक है, इस पेज पे अपन ने क्या पढ़ा था, इस पेज पे
इस पेज पे अपन ने पढ़ा था कि 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मानवीय श्रम का योगदान जिसका पारिश्रमिक मजदूरी, लेबर्स को वेजेस दी जाती है। पूंजी का योगदान जिसका पारिश्रमिक ब्याज, तो यहाँ कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है। उद्यमवर्ती का योगदान जिसका पारिश्रमिक लाभ, तो यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट एंड स्थिर प्राकृतिक संसाधन जिसे भूमि कहा जाता है उसका योगदान, पारिश्रमिक लगान मतलब लैंड का रेंट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश का हिंदी कर लिया है। और ये आप देखोगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी जिसको कहते हैं सरल अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह। आय का वर्तुल प्रवाह मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी। फर्म परिवार के बीच में ऊपर अपने देखा था एक्सपेंडिचर और नीचे अपने देखा था इनकम, और इससे अपन यहाँ पे जीडीपी निकालने वाले हैं। जीडीपी जीडीपी जीडीपी। ठीक है, तो अपने देखा व्यय विधि। व्यय विधि ऊपर से देखेंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड, और सेकेंड वाला एरो देखेंगे तो अपन उत्पाद प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा वाला एरो देखेंगे तो आय मतलब इनकम मेथड कहेंगे। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर सबसे पहला जो मेथड आता है प्रोडक्ट मेथड, अपन ने पढ़ा था, तो उसको उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि, सबसे पहला नाम हिंदी में उसको ये बोलेंगे, जिसमें हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करेंगे। मतलब हम पता करेंगे कि एनुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ है पर्टिकुलर इकोनॉमी में। ठीक है, उसके लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड अपन पता करेंगे। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, उसे कहते हैं मूल्य वर्धित। मूल्यवर्धन कितना हुआ है। ठीक है, मूल्य वर्धित का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था कि इसमें सबसे पहले उसका प्रोडक्शन ले लो माइनस सेल ले लो। मतलब मूल्य वर्धित फर्म का उत्पादन ले लो, उत्पादन में से उसकी जो प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु है उत्पादन ले लो। मतलब सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल गया। मूल्य वर्धित मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे कि जो टोटल अपना प्रोडक्शन हुआ माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो मतलब टोटल फर्म का उत्पादन माइनस जो मध्यवर्ती वस्तु इसमें यूज करी वो लेस कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गया मैं। सकल मूल्य वर्धित मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, एंड निवल मूल्य वर्धित मतलब नेट वैल्यू एडेड। तो कितना ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ, कितना नेट वैल्यू एडेड हुआ, मतलब कितना सकल मूल्य वर्धित हुआ, कितना निवल मूल्य वर्धित हुआ। ठीक है सर, समझ गए। एक वर्ष के दौरान किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन। अब हम चेंजेस इन स्टॉक निकाला था अपने प्रोडक्शन माइनस सेल करके, तो मतलब एक वर्ष के दौरान किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन, तो वो अपन निकालेंगे फर्म वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। बिल्कुल सर, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पे। बिल्कुल समझ एक गए वर्ष ना। के दौरान किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो अपन ने देखा कि चेंज इन द स्टॉक, अपन जो इन्वेंट्री निकालने वाला है वो निकालेंगे प्रोडक्शन माइनस सेल। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, उत्पादन माइनस बिक्री। ठीक है सर। फिर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि प्लान्ड अक्यूमुलेशन ऑफ द इन्वेंट्रीज एंड अनप्लान्ड अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, जो अपन ने कहा था कि अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वही यहाँ माल सूची का अनियोजित संचय और नियोजित संचय, तो अपन पढ़ने वाले हैं इसको। ओके सर, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे आ जाते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड अपन निकालेंगे कि है ना कितना प्रोडक्शन हुआ है माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, या फिर अपन प्रोडक्शन को अगर अपन बांट ले तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है कि कितना सेल हुआ है प्लस कितना है ना चेंज इन इन्वेंट्री हुआ है माइनस कितना इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, कितना सेल हुआ है मतलब बिक्री, फर्म की बिक्री, प्लस कितना चेंज हुआ है इन्वेंट्री में मतलब माल सूची में परिवर्तन कितना हुआ है, माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कि जो मध्यवर्ती वस्तु है उनको माइनस कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू फर्म की बिक्री का कितना मूल्य है उसमें ऐड कर देंगे कितना है ना परिवर्तन हुआ है माल सूची में, और उसमें से लेस कर देंगे कि फर्म के द्वारा कितना मध्यवर्ती वस्तुओं का यूज हुआ है। ठीक है, तो इससे अपन को ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। और अब ये प्रोडक्शन की जगह अपन ने ये क्यों लिखा है, प्रोडक्शन की जगह अपन ने यहाँ पे वर्ष में फर्म की माल सूची में जितना परिवर्तन हुआ है वो कितना होता है, वो होता है कितना उत्पादन हुआ है माइनस कितना बिक्री हुआ है। इससे अपने को पता चल जाता है माल सूची में कितना परिवर्तन हुआ, कितना स्टॉक में चेंजेस हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, तो जीडीपी इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड, एक फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड, दूसरी फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड, एन फर्म का, तो जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म नंबर 1 टू फर्म नंबर एन। ओके सर, समझ गए हम। फिर अब यहाँ पे आ जाते हैं तो ये इस तरीके से अपने जीडीपी निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से। अब अपन जीडीपी निकालते हैं व्यय विधि मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से, व्यय विधि। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से अपन यहाँ पे जीडीपी निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे भी वही कंजम्पशन सी, इन्वेस्टमेंट आई, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आया, जी एक्स मतलब कि हो गया यहाँ पे जो अपना यहाँ पे एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आया है। मतलब सी को मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया अब यहाँ पे सी का मतलब ठीक है, तो अपन अंतिम उपयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सर। तो सी से मतलब कि अंतिम उपयोग। ठीक है, आई का मतलब हो गया कि पूंजीगत वस्तुओं पर जो उपगत अंतिम निवेश करा। फिर है ना यहाँ पे तीसरा वर्ड आता है गवर्नमेंट जो कर रहा है, तो जो सरकार जो है ना अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पे जो व्यय कर रही है वो जी के द्वारा, और जो है ना निर्यात से जो पैसा आ रहा है उसको एक्स के द्वारा। ठीक है, तो ये सेम टू सेम वही है सर जो आपने पढ़ाया था इंग्लिश में। ठीक है, तो बेटा वही तो बोल रहा हूँ मैं, है ना।
और फिर इंपोर्ट, अपन इंपोर्ट की वैल्यू लेस करेंगे, CM, IM, GM, तो उसको तो तीनों को मिला के CM, IM, GM वो लेस करेंगे, तो वो वाला फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है सर, सेम चीज है। आय विधि मतलब इनकम मेथड से अपन कैसे निकालेंगे वो अपन बात करने वाले हैं। इनकम मेथड में क्या होने वाला है कि वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट। ठीक है, वेजेस कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि PIINR, तो मतलब सकल लाभ PI हो गया, IN ब्याज अदायगी हो गया, और R का मतलब हो गया कि लगान, रेंट, और W का मतलब हो गया वेजेस, मजदूरी और वेतन, वेजेस एंड सैलरी, मजदूरी एंड वेतन। ठीक है सर, हम समझ गए। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड CIGX-M एंड WPINR। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे जीडीपी निकालते हैं। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, सॉरी, बट बहुत इजी है, आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर ली है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है। ठीक है सर, तो ये यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन साधन लागत आधारित कीमतें और बाजार कीमतें, ये और अपन पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ समष्टि अर्थशास्त्रीय तदात्य। समष्टि अर्थशास्त्री का मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, ये तो हमें पता ही है, आपने बताया ही था हमें, बिल्कुल हम यही पढ़ने वाले हैं। सो मैंने आपको ये बता दिया कि अपन चल कहाँ रहे हैं, और उसके साथ में मैंने हर एक चीज़ जो अपन ने अब तक पढ़ाई है उसका हिंदी मीडियम में भी चेंज कर लिया है कि हिंदी मीडियम वाला कैसे पढ़ेंगे, उनको उनके बुक दिखा के। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज टॉकिंग अबाउट सम मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज। ओके सर, तो क्या कहता है ये? तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कंसेप्ट का बनाया है वो ये है कि हाउ वी कैन इंटरप्रेट दैट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग मेड बाय इंडिविजुअल, एंड व्हाट डू यू मीन बाय बजट डेफिसिट एंड द ट्रेड डेफिसिट। तो आप बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट से आपका क्या मतलब है, और साथ में आप ये बताइए कि आप कैसे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना इंडिविजुअल, दैट इज इक्वल टू द सेविंग मेड बाय इंडिविजुअल। तो बिल्कुल हम इसको फॉर्मूले के थ्रू प्रूव करने वाले हैं। Since the identities 2.2, 2.4, 2.6 are different expression of the same variable, 2.2 बात करता है प्रोडक्ट मेथड, 2.4 बात करता है अपना एक्सपेंडिचर मेथड, 2.6 बात करता है इनकम मेथड। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम वेरिएबल नेमली जीडीपी। वी may represent the equivalence by figure 2.2. It may be worth examining how the household dispose of their earning and there are the three way to do is। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि हाउस होल्ड कैसे डिस्पोज ऑफ करता है। तो मैंने अभी जैसे पिछले अभी 2-4 मिनट पहले ये बात करी थी कि हाउस होल्ड डिस्पोज, अभी अपन ने एजम्पशन लिया था कि हाउस होल्ड सिर्फ क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है, जितना अमाउंट उसको रिसीव होता है वो, उसके अलावा वो कहीं यूज नहीं करता। लेकिन वो अब जो एजम्पशन है वो हम यहाँ हटाने वाले हैं, हम यहाँ पे एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं हाउस होल्ड क्या क्या करता है। तो हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा, सेव करेगा और टैक्सेस पे करेगा। और यहाँ पे एक और assumption ले रहे हैं हम, assuming that no aid or donation or transfer payment in general is being sent abroad and which is another way to spend their income। ठीक है, तो ना तो कोई ट्रांसफर पेमेंट दिया जा रहा है, ना कोई एड और डोनेशन मिल रही है हाउस होल्ड को। ठीक है, तो लेट S स्टैंड फॉर द एग्रीगेट सेविंग मेड बाय देम एंड T स्टैंड फॉर सम ऑफ द टोटल ऑफ द टैक्सेस व्हिच इज पेड बाय देम। तो वो तो या तो सेविंग करेंगे तो सेविंग के लिए हम S डिनोट करते हैं, टैक्सेस पे करेंगे तो टैक्सेस के लिए T डिनोट करते हैं, और C इज इक्वल्स टू देयर टोटल। What do you mean by C? तो यहाँ पे C से मतलब क्या होता है, कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे कंज्यूम जो करेंगे वो, तो C फॉर कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, S फॉर सेविंग एंड T फॉर टैक्सेस। तो जीडीपी इज इक्वल टू, एक बार के लिए अगर अपन मान लें कि जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करेंगे, जो कंज्यूमर सेविंग करेंगे, जो कंज्यूमर टैक्स देंगे, तो टोटल इनकम होगी हाउस होल्ड की, और हाउस होल्ड की जो इनकम होती है सब हाउस होल्ड को अगर अपन मिला ले तो वही तो जीडीपी होती है। बिल्कुल सर, हम समझ गए इस इक्वेशन को। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन के साथ में, एक्सपेंडिचर मेथड के साथ में अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें, तो बिल्कुल एक्सपेंडिचर मेथड अपन यहाँ चाहे एक्सपेंडिचर मेथड चाहे इनकम मेथड चाहे प्रोडक्ट मेथड चाहे, तीनों के फॉर्मूले को लिख के अगर कॉस्ट टू CST करे तो वो दैट होल्ड्स गुड बिकॉज CST इज इक्वल टू जीडीपी। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट का रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग प्लस टैक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ से अगर हम CC हटा दें तो क्या बचता है, I प्लस G प्लस X माइनस M, और दूसरी साइड में बचता है S प्लस T। ठीक है सर, बिल्कुल हमने समझ गया, I प्लस G प्लस X माइनस M, और दूसरी तरफ बचता है S प्लस T। बिल्कुल सर, इन अदर वर्ड्स मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हूं उसमें से सेविंग को लेस कर दूं, और मैं जो गवर्नमेंट को जो इनकम मिल रही है, एक्सपेंडिचर जो कर रहा है गवर्नमेंट, उसमें से टैक्स को लेस कर दूं, ठीक है, तो क्या किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा
एम इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, मतलब मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जितना मैंने इन्वेस्टमेंट करा उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से अगर मैं सेविंग्स निकाल दूँ कि मैंने सेविंग्स में से कितना इन्वेस्टमेंट करा, कि 100 रुपए की अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है और 50 रुपए की सेविंग है तो मैं 50 रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इस वैल्यू से ये आएगा, इस फॉर्मूले से। फिर गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करी माइनस गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला, तो गवर्नमेंट को टैक्स अगर 50 रुपए मिला और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 रुपए करी तो 50 रुपए जो नेगेटिव वैल्यू आई ये गवर्नमेंट का डेफिशिएट हो गया, तो इसको अपन कहेंगे बजट डेफिशिएट गवर्नमेंट का। और जो इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग है आई माइनस एस, इसको कहेंगे ट्रेड डेफिशिएट, या फिर ट्रेड डेफिशिएट इसको भी कह सकते हैं एम माइनस एक्स। एम माइनस एक्स का मतलब हो गया कि कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ, तो अगर इंपोर्ट ज्यादा हुआ एक्सपोर्ट से तो ट्रेड डेफिशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जी माइनस टी मेजर बाय व्हाट अमाउंट द गवर्नमेंट हैज मेड एक्सपेंडिचर व्हिच इज एक्सीडिंग द टैक्स रेवेन्यू, और इसको अपन कहेंगे बजट डेफिशिएट, ठीक है। हम समझ गए डेफिशिएट क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स है इनकम का वो टैक्सेस ही है, और गवर्नमेंट अगर टैक्सेस से ज्यादा स्पेंड कर रही है तो पैसा कहां से लाएगी, वो डेफिशिएट हो गया उसके लिए, ठीक है। तो उसको अपन बजट डेफिशिएट बोलेंगे। फिर एम माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, इसको अपन कहेंगे ट्रेड डेफिशिएट। ट्रेड डेफिशिएट का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट मैंने कितना करा और इंपोर्ट कितना करा। अगर मैंने 100 रुपए का एक्सपोर्ट करा और 200 रुपए का इंपोर्ट करा तो मेरा 100 रुपए का 200 माइनस 100 इक्वल टू 100 रुपए का मेरा ट्रेड डेफिशिएट होगा। ट्रेड डेफिशिएट मतलब कि मैंने कम एक्सपोर्ट करा है, मेरे को लॉस होगा क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपोजर, मेरे को ज्यादा यहाँ पे डॉलर नहीं मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ेंगे और उससे रुपीस की वैल्यू कम होगी। It measures the excess of the import expenditure over the export revenue earned by the company. M is the outflow फ्रॉम द कंट्री, एक्स इज द इनफ्लो इनटू द कंट्री। एम मतलब इंपोर्ट, इंपोर्ट से क्या होता है कि इंपोर्ट से गुड्स तो अपने अंदर आता है लेकिन पैसा जाता है, एक्सपोर्ट से क्या होता है कि गुड्स तो बाहर जाता है लेकिन पैसा अंदर आता है। तो इस वजह से अपन यह कहेंगे कि ट्रेड डेफिशिएट हो गया। ट्रेड डेफिशिएट क्यों, क्योंकि डेफिशिएट क्यों बोले, डेफिशिएट इस वजह से कि मानो मैंने अगर 100 रुपए की सेल करी और मेरे पास $100 आए और मैंने 200 रुपए की परचेज करी तो मेरे को यहाँ पे $200 देने पड़ेंगे, तो मेरे को $100 का लॉस हो गया। यहाँ पे $100 मेरे को खरीदने पड़ेंगे रुपए से देने के लिए, तो इसलिए डेफिशिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर, अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं होता यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती तो जी अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे जी को हटा दो, और यहाँ फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो एक्स एम एम और एक्स यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको भी हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे जी हटा दिया मैंने, जी मतलब गवर्नमेंट, टी मतलब टैक्सेस। जब गवर्नमेंट है नहीं तो टैक्सेस कौन लेगा, तो टैक्सेस भी नहीं है यहाँ पे। जब इंपोर्ट नहीं है और एक्सपोर्ट नहीं है, फॉरेन ट्रेड ही नहीं है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों नहीं होंगे। अगर इन सबको मैं जीरो मान लूँ, मतलब मैं गवर्नमेंट को जीरो मान लूँ, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स मिल रहा है वो जीरो मान लूँ, जो मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करा उसको मैं जीरो मान लूँ, तो आई इज इक्वल टू एस, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। लेकिन इसमें बहुत बड़ी एजम्पशन है, वो एजम्पशन ये होती है कि फॉरेन ट्रेड नहीं है मेरे पास यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, तो ये एजम्पशन के बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग माना है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जितना मैं सेविंग करता हूँ उतना इन्वेस्ट नहीं कर देता, ये सिर्फ एक इमेजिनरी थिंग है। सो 2.9 इज सिंपली एन अकाउंटिंग आइडेंटिटी, आउट ऑफ द जीडीपी अ पार्ट इज कंज्यूम्ड। जो जीडीपी होता है उसमें से एक पार्ट तो कंज्यूम कर लेते हैं, एक पार्ट अपन सेव कर लेते हैं फ्रॉम द रेसिपिएंट साइड ऑफ द इनकम, ठीक है। जो रेसिपिएंट है हाउस होल्ड के साइड से अपन अगर देखें तो एक पार्ट तो कंज्यूम कर देते हैं सी, एक पार्ट सेव कर देते हैं एस, और एक पार्ट टैक्स दे देते हैं टी, ठीक है, तो सी एस टी। ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द साइड ऑफ फर्म, अगर फर्म के साइड से देखें तो वो क्या करते थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट दे देते हैं। द एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव बाय देम, जीडीपी जो वो रिसीव करते हैं तो वो दैट मस्ट बी इक्वल टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का टैक्सेस एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। द एग्रीगेट ऑफ द इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जो टोटल है ना इनकम हाउस होल्ड को मिलती है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है एक्सपेंडिचर रिसीव बाय द फर्म, बिकॉज द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर मेथड वुड गिव अस द सेम फिगर। तो मतलब ये यहाँ पे एजम्पशन ले रहा है कि जो इनकम रिसीव करेगा हाउस होल्ड वो कि वो एक्सपेंडिचर के रूप में हाउस होल्ड फर्म्स को दे देगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से भी वही जीडीपी आता है जो अपने इनकम मेथड से जीडीपी आता है, समझ गए आप। बिकॉज इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से दोनों से सेम जीडीपी आता है। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब जो हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर करा है वो, इनकम मेथड मतलब जो हाउस होल्ड को इनकम मिली है वो, जो हाउस होल्ड को जो इनकम मिली है वो मतलब इनकम मेथड इज इक्वल्स टू हाउस होल्ड ने जो एक्सपेंडिचर करा मतलब एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ठीक है सर, तो ये सब इमेजिनरी चीजें यहाँ पे चल रही है, ठीक है सर, हम समझ गए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी और एनएनपी का मतलब क्या होता है, तो अपन ने ये पढ़ लिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैं सिंपल सी बात आपको ये बताता हूं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि करंट प्राइजेस को लेके है ना कैलकुलेट करता है। अब अगर हम अब जो प्राइजेस जो होती है वो कभी भी है ना
सेम नहीं होती। तो उसके लिए अपन ने ये देख लिया कि उसके लिए हम जीडीपी डिफ्लेक्टर यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें अपन ये पता करते हैं कि जीडीपी जो करंट नॉमिनल और रियल जीडीपी, सॉरी जीडीपी डिफ्लेक्टर यूज नहीं करते अपन, जीडीपी डिफ्लेक्टर यूज करते हैं प्राइस का रेशियो निकालने के लिए कि कितनी प्राइसेस बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे प्राइसेस को कांस्टेंट रखने के लिए, तो दो तरह के जीडीपी का कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है सर, तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का अपन ने कंसेप्ट पढ़ लिया था, जिसमें अपन प्राइस के इफेक्ट को इग्नोर कर देते थे, सिर्फ अपन प्रोडक्शन को देखते थे कि प्रोडक्शन कितना हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ है या प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। ठीक है सर, अब अपन यहाँ पे अगर देखना चाहें कि भाई जीडीपी में तो है ना कुछ पार्ट ऑफ इनकम जो है वो है ना, जीडीपी जो अपन निकाला उसमें अपन ने ये चीज नहीं देखी कि जो बंदे इंडिया के एनआरआई जो होते हैं, मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडियन ओरिजिन होते हैं लेकिन आउटसाइड ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में काम कर रहे हैं, यूएसए में काम कर रहे हैं, कनाडा, सिंगापुर, दुबई, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो कमा तो पैसा रहे हैं, और जब वो पैसा कमा रहे हैं तो वो उन देशों की जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में उन देशों का नहीं है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो इंडिया के लोग हैं और कभी तो इंडिया आएंगे ही आएंगे। तो इस वजह से ऐसे लोगों की जो इनकम है वो अपन को इंडिया की जीडीपी में ऐड करनी चाहिए। लेकिन इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसी बहुत सारी कंपनियां होगी जो आउटसाइड ऑफ इंडिया की है, तो जीडीपी में तो इंडिया में ऐड हो जाता है, बट वो जो पैसा है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया जाना ही जाना। जैसे कोको कोला हो गया, जैसे अपना एप्पल हो गया, जैसे एचपी हो गया, ये सब आउटसाइड ऑफ इंडिया की कंपनीज है। ये जो प्रोडक्शन यहाँ पे कर रही है तो वो यहाँ पे जीडीपी में ऐड हो रहा है, बट वो पैसा यहाँ पे नहीं रहना, वो पैसा ये कंपनीज आउटसाइड ऑफ इंडिया अपनी एचओ में लेके चली जाएगी, हेडक्वार्टर लेके चली जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ऐसी फर्म्स, ऐसे पर्सन जो आउटसाइड ऑफ इंडिया के हैं और वो इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनका जो जीडीपी में कैलकुलेशन हुआ है वो अपन को यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो फिर वो डिडक्ट करने के बाद जो इनकम आएगी, जो प्रोडक्ट आएगा, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। नेशनल प्रोडक्ट मतलब इंडिया का, किसी पर्टिकुलर देश का। ठीक है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ जीडीपी व्हेन वी डिडक्ट द शेयर ऑफ, द अमाउंट ऑफ जीडीपी व्हेन वी डिडक्ट द share of the foreign firm working in India whose share would have been included in the GDP share because that is working in India, ठीक है, and from our GDP and include the amount which is received by Indian national who is working abroad, और जिसका अपने GDP में इंक्लूड नहीं हुआ होगा उसका उनकी GDP में इंक्लूड हुआ होगा जहां पे वो काम कर रहा है। तो whose share is not included in our GDP because they are currently not working here but that would have been included in the other country's GDP। so जब अपन ये जो चीजें हैं, ये जो दो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट अपन जीडीपी में कर देंगे तो उसको जीएनपी बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जीएनपी में से अगर अपन डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो उसको अपन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ गए? बिल्कुल, यस, वी गॉट इट। ओके, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, हाउ यू विल कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से जो फैक्टर पेमेंट, जो इनकम अर्न बाय द इंडियंस, ओके, विच इज डिप्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको ऐड कर देंगे और उसमें से लेस कर देंगे फैक्टर इनकम विच इज अर्न बाय अ फॉरेन नेशनल और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज बिलोंगिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट विच इज वर्किंग इन इंडिया। ठीक है, ओके, तो उसको अपन लेस कर देंगे तो उससे अपन को क्या मिल जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम का मतलब हो गया कि कितना है ना इंडिया के बंदे बाहर काम कर रहे हैं, उससे जो इनकम आया वो माइनस जो बाहर के बंदे यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बंदे का एग्जांपल ले रहा हूँ, कंपनीज का भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जो नेट फैक्टर इनकम है ना वो ऐड कर देंगे जीडीपी में कि कितनी अपने को पैसा नेट फैक्टर और इनकम अब्रॉड से आई है। ठीक है, उसमें से अब्रॉड से जो पैसा आया वो माइनस अब्रॉड में जो पैसा गया वो, तो वो प्लस माइनस करने के बाद जो नेट फिगर बचा उसको अपन जीडीपी में ऐड कर देंगे तो अपन को जीएनपी आ जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि फैक्टर इनकम जो अर्न करी है इंडियन ने, जो कि इंप्लॉयड था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो फैक्टर इनकम अर्न करी है फैक्टर प्रोडक्शन जो आउटसाइड ऑफ इंडिया का था लेकिन इंडिया में उसने अर्न करा है, तो वो लेस कर देंगे उस फैक्टर ऑफ इनकम में जो इंडियन ने आउटसाइड ऑफ इंडिया अर्न करी है। तो इससे अपन को आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको अपन जीडीपी में ऐड कर देंगे तो अपना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो अपन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, जीएनपी एंड एनएनपी। तो जीएनपी का मतलब हो गया कि जो है ना एक्चुअल में इंडिया की इनकम है, और एनएनपी हो गया जो एक्चुअल में इंडिया की इनकम है माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पे हम समझ गए। जीडीपी से जीडीपी का पार्ट होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकला। ठीक है, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट अपन ने पढ़ लिया। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट में फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या था? अब जीएनपी को भूल जाओ, एनएनपी पे आ जाओ। तो अपन ने नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब अपन ये पता करना चाह रहे हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट एनएनपी एट एफसी, जो एनएनपी एट एफसी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेशनल इनकम से अपन पर्सनल इनकम निकालेंगे। ठीक है, तो सर सबसे पहले अपन जीडीपी निकाला, फिर अपन एनडीपी निकाला,
जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। फिर अपन ने जीएनपी निकाला। जीएनपी बोलता है कि अपना भाई अब्रॉड से जो पैसा आना जाना है उसको एड लेस कर दो तो अपना जीएनपी आ जाएगा। तो अब जीएनपी से अपन को क्या मिला, अपन को वो इनकम मिली जो इंडिया की है। अब अपन निकालेंगे कि इंडिया की इनकम जो आज के करंट प्राइसेस पे है वो बता मेरे को। मतलब ये कि जो टैक्सेस है, टैक्सेस हटा के, क्योंकि प्राइस अपन ने क्या करा है कि ये जो जीडीपी निकाला वो मार्केट प्राइस पे निकाला, और मार्केट प्राइस में तो टैक्सेस भी होते हैं, ठीक है, तो वो टैक्सेस हटा दो। मार्केट प्राइसेस में सब्सिडीज भी होती है, जैसे गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर एक्चुअल में होता है 800 का है, बट उसमें 200 रुपीज़ की सब्सिडी मिलती है अपने को, तो 600 रुपीज़ का वो अपने पड़ता है। तो 200 रुपीज़ की जो ये सब्सिडी, तो मार्केट प्राइस क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया अपना 600, बट उसमें सब्सिडीज लेस करी हुई है, तो उसमें सब्सिडीज वापस से अपन ऐड करेंगे, तो 600 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 800, तो 800 सही प्राइस है। लेकिन 800 जो यहाँ पे गैस का है उसमें जीडीपी, उसमें अपना जीएसटी भी ऐड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे है ना नेशनल इनकम नहीं है, क्योंकि वो लोगों को नहीं मिलने वाला वो टैक्स, ठीक है, तो वो टैक्स लेस करेंगे तो अपने को यहाँ पे नेशनल इनकम मिल जाएगी। और नेशनल इनकम का ही दूसरा नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो नेट नेशनल इनकम, तो सिंस नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट शुड बी इवेल्युएटेड एट मार्केट प्राइस, तो अपन ने ये पढ़ लिया कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले जीडीपी का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं अपन, जीडीपी इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड, या फिर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, या फिर डब्ल्यू प्लस पी प्लस आई एन प्लस आर, ठीक है, ये जीडीपी का फॉर्मूला हो गया। फिर जीएनपी देख ले, तो जीएनपी के लिए जीडीपी में अपन नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर लेंगे। एनएनपी का देख लेंगे तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अपन ने ये पढ़ा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अपन कर लेंगे तो अपना नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है सर। तो अपन ने जीडीपी पढ़ लिया, जीएनपी पढ़ लिया, एनएनपी पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन एनएनपी से है ना एनएनपी एट एफसी आने वाले हैं, किस पे, एनएनपी एट एफसी, और एनएनपी एट एफसी को ही हम यहाँ पे नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। तो एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो एनएनपी एट एफसी होता क्या है, तो सबसे पहले अपन उसके बारे में पढ़ते हैं कि एनएनपी एट एफसी क्या। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता क्या है एक्चुअल में। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जो नेशनल इनकम है उसको, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को अपन नेशनल इनकम बोलेंगे, ओके। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू नेशनल इनकम इक्वल्स टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, अब नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो अपन ने निकाली, मतलब ये वाली जीएनपी में से अपन ने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो अपने एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ गई। अब ये अपने पास एनएनपी एट मार्केट प्राइस है। अब इससे अपने को फैक्टर कॉस्ट पे लेके आना है, मार्केट की प्राइस से फैक्टर की कॉस्ट पे लेके आना है। आपको लग रहा होगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई अभी ये मार्केट की प्राइस पे है, अपन बात कर रहे हैं कि इनकम क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी इनकम क्या है, अपन उसकी बात कर रहे हैं। जीडीपी उनके सेंस से निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे, और जब अपन मार्केट प्राइस से निकालेंगे ना बेटा, तो मार्केट प्राइस से निकालेंगे तब ये होगा कि वो मार्केट प्राइस पे है, वो प्राइस नहीं है जो उनको मिलती है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि है ना अपन ने है ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है, कि उनको वेजेस मिलेंगे, उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनको इंटरेस्ट मिलेगा, उनको रेंट मिलेगा, ठीक है। अपन ने ये निकाल दिया और साथ में अपन ने क्या करा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी निकाल दिया। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो प्राइजेस उनको मिलेगी इसमें टैक्सेस भी इंक्लूड है, उनको टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, और साथ में इन प्राइजेस में सब्सिडी इंक्लूड नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्सिडी हटाने के बाद ये प्राइजेस है, तो सब्सिडी भी तो अपने को ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज सब्सिडी भी तो उनको मिलने वाली है। आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना सर, बिल्कुल हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अपने नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाला है ये नेशनल इनकम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मार्केट की प्राइस पे है, इसको अपन को फैक्टर कॉस्ट पे लाना पड़ेगा, फैक्टर की प्राइस पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलेगा उस प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस प्राइस पे मिलता है। ये मतलब मैं 100 रुपये मेरा एनएनपी निकला, लेकिन 100 रुपये नहीं मिलेगा, उसको टैक्स हटाना पड़ेगा, टैक्स उसको देना पड़ेगा, साथ में उसको सब्सिडी भी मिल रही 20 रुपये की, वो भी ऐड करनी पड़ेगी, तब अपने को एक्चुअल में पता चलेगा ना उनकी इनकम क्या है। अपना मेन एम ही यही है कि अपन उनकी इनकम को निकालें। यस सर, हमारा मेन एम ही यही है कि हम उनकी इनकम को निकालें, बिल्कुल। तो इस वजह से अपन उसको फैक्टर की कॉस्ट पे निकालेंगे कि एक्चुअली उनके जेब में क्या जा रहा है, व्हाट इज गोइंग इनटू देयर ओन पॉकेट। ओके सर, आई गॉट द आइडिया व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग इट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके सर,
So we just come at the formula of it. The formula of it will be NNP at factor cost. ठीक है, NNP at factor cost क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, उसी को अपन नेशनल इनकम बोलेंगे। और नेशनल इनकम अपन निकालेंगे NNP एट मार्केट प्राइस। अपन मार्केट प्राइस पे NNP को निकालेंगे। ठीक है, उसमें से अपन क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर देंगे, उस मार्केट प्राइस में जो टैक्सेस इंक्लूड होंगे वो लेस कर देंगे, और उसके अंदर अपन सब्सिडीज ऐड कर देंगे। मैथमेटिकल फंक्शन है, ये समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। तो NNP एट मार्केट प्राइस हो गया माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरा 20 रुपये का और सब्सिडीज मेरी 10 रुपये की है, तो 10 रुपये जो है ना वो लेस कर दूंगा। ठीक है, यस सर। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस उनको देना पड़ रहा है माइनस जो सब्सिडीज वो रिसीव कर रहा है, उसका जो नेट अमाउंट आएगा अपने पास, उसको अपन मार्केट प्राइसेस पे जो NNP आया उससे लेस कर देंगे। उससे अपने को क्या मिल जाएगा, NNP एट फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, या इसको अपन बोल सकते हैं नेशनल इनकम मिल जाएगा अपने को। ठीक है, सो अपन इसका थ्योरी पढ़ते हैं बेटा। सो वैल्यू ऑफ द NNP कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव फॉर्मूला विल लीड इवोल्यूशन एंड मार्केट प्राइस। सो NNP जो ये फॉर्मूला मैंने ऊपर दिया है आपको, उससे जो NNP का कैलकुलेशन होगा दैट विल बी एट मार्केट प्राइसेस, बट मार्केट प्राइस इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो। In market price subsidies which is given by the government is not included, so we have to add that also. Okay, so मैंने ये जो लॉजिक आपको दी है वही यहाँ लिखे हुए हैं कि when indirect taxes are imposed on goods and services their prices go up. Indirect taxes accrue to government, that does not accrue to the individual. Okay, so indirect taxes are required to be deducted from NNP which is evaluated at market price in order to calculate that part of NNP which actually accrue to the factor of production. तो अपन यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि भाई वो कौन सा NNP है जो एक्चुअली में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्रू होता है। बिल्कुल सर, हमारा मेन एम ही वही है GDP निकालने का, तभी तो हम GDP से GNP पे आए और GNP से NNP पे आए और NNP एट मार्केट प्राइस से NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे आए। बिल्कुल सर। ओके ओके सर। So indirect taxes accrue to the government. So indirect taxes are required to be deducted from NNP evaluated at market prices in order to evaluate that part of NNP which actually accrue to the factor of production. बिल्कुल सर, जो एक्चुअल में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्रू हो रहा है अपने को वही निकालना है। बिल्कुल बेटा। सिमिलरली देयर मे बी सब्सिडीज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, सब्सिडीज भी हो सकती है जो गवर्नमेंट ने ग्रांट करी होगी। बिल्कुल सर, सब्सिडीज भी हो सकती है ऑन द प्राइजेज ऑफ सम ऑफ द कमोडिटीज इन इंडिया। पेट्रोल इज हेवीली टैक्स बाय द गवर्नमेंट, whereas the cooking gas is subsidized. So we need to add the petrol. Indian petrol is heavily taxed by the government, whereas cooking gas is subsidized. So we need to add subsidies to the net national product which is calculated in market price, that we will obtain a net national product at factor cost या national income. ठीक है सर, हम बहुत अच्छे से समझ गए। सॉरी। ओके ओके बेटा। तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट या फैक्टर कॉस्ट होता है, नेशनल इनकम होता है। अब पर्सनल इनकम क्या होता है, तो ये नेशनल इनकम होगी। लेकिन अब इनमें से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक हाउस होल्ड को नहीं मिलने वाली। वो क्या, उसको जो पर्सनल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसको कुछ सब्सिडीज भी गवर्नमेंट से आती होगी। ठीक है, उसको कुछ फाइन्स देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि अब जैसे मैंने 200 रुपये कमाए, जस्ट टेक एग्जाम्पल, ज़्यादा ही कमाता हूँ उससे। ठीक है, तो 200 रुपये मैंने कमाए, ठीक है, एक दिन के। तो 200 रुपये जो मैंने कमाए, तो माना कि मेरा जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। जस्ट अज्यूम, है तो नहीं लेकिन अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए से अगर मेरा ज़्यादा इनकम है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है सर। और साथ में मैंने अगर रेड लाइट क्रॉस कर दी तो मुझे पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, फाइन भी देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो, मुझे पेनल्टी फाइन भी देना पड़ेगा, तो वो भी मुझे लेस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो नेशनल इनकम में से जब अपन अब क्या करें, सबसे पहले अपन नेशनल की बातें करी, अब अपन इंडिविजुअल इनकम के ऊपर आ रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब अपन माइक्रो में जा रहे हैं, मैक्रो से माइक्रो में जा रहे हैं। मैक्रो क्या था, मैक्रो था कि मैं नेशनल इनकम के बारे में बात करूं। अब मैं माइक्रो के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैं इंडिविजुअल पर्सनस के बारे में बात करने लगा हूं। तो सर वो तो अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बेटा, दोनों को एकदम अलग नहीं रख सकते। यस, आई गॉट इट।
ओके सर, सो पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको पहले से ही बताया है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम में से अपन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेस कर देंगे। तो सर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि है ना, मतलब ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट जो हो गई, गवर्नमेंट की कंपनीज हो गई, या फिर मैं इन्फोसिस का एग्जांपल ले लेता हूँ, या मैं रिलायंस का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो क्या ये जो प्रॉफिट कमाती है, आप अकाउंट्स में पढ़ते होंगे कि अपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, प्रॉफिट पर शेयर, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, दो अलग अलग कंसेप्ट होता है, अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि कितना पैसा कमाया एक शेयर पे, डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है कि जितना पैसा कमाया एक शेयर पे, उस पैसे में से कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा अपन ने। ठीक है सर, तो मतलब ये हो गया कि किसी कंपनी का अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो, अब सर ये पे आउट रेशियो क्या होता है, तो पे आउट रेशियो का मतलब ये होता है कि कितना है ना, 100 रुपये अगर कंपनी कमा रही है एक शेयर पे, तो कितना रुपए कंपनी है ना शेयर होल्डर को वापस दे देती है डिविडेंड के फॉर्म में। ओके सर, वी गॉट इट। तो वो होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर किसी कंपनी का 50% है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी 50% तो डिविडेंड दे देती है शेयर होल्डर को, और 50% जो प्रॉफिट बचता है वो रखती है, आगे के लिए काम आएगा कंपनी के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो जो वो प्रॉफिट नहीं देती शेयर होल्डर को, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो वो क्योंकि शेयर होल्डर्स को, जो बंदे हैं, जो अपने आम जनता है, उनको नहीं मिलने वाला, इसलिए अपन उस अमाउंट को यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, जो नेट इंटरेस्ट का पेमेंट जो हाउस होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे नेट वर्ड यूज है, आप गौर करिएगा, मैंने इसको हाईलाइट ही इसीलिए करा है। ठीक है, मैंने हाईलाइट इसीलिए करा नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, प्लस उसमें से लेस कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि वो हाउस होल्ड को मिलने नहीं वाला। उसमें ऐड कर देंगे ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म्स, जो हाउस होल्ड को गवर्नमेंट और फर्म से जो ट्रांसफर पेमेंट मिल रहा है, अपन उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। समझ रहे हो आप, बिल्कुल समझ रहे हैं सर। तो पर्सनल इनकम क्या हो गई, नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को नहीं मिलने वाला, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड। नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड पे अपन अभी आएंगे। ओके सर, कॉर्पोरेट टैक्स जो हाउस होल्ड को नहीं मिलने वाला, वो लेस कर देंगे अपन, उसमें ऐड कर देंगे ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म्स, जो ट्रांसफर पेमेंट हाउस होल्ड को मिलता है गवर्नमेंट एंड फर्म्स से, वो अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके सर, तो सर आप बोल रहे थे कि नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड आप समझाने वाले हो, बिल्कुल मैं समझाने वाला हूँ आपको। मतलब क्या हो गया, मतलब मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि हाउस होल्ड गिव्स लोन in the form of deposits to bank. Yes sir, you are correct. And household also take loan from banks. household, तो यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि हाउसहोल्ड लोन देता भी है, हाउसहोल्ड लोन लेता भी है। मानो हाउसहोल्ड ने लोन दिया 1 लाख का, हाउसहोल्ड ने लोन लिया 2 लाख का, तो 1 लाख रुपए पे मानो 8% के इंटरेस्ट से उसने लोन, उसको 4% के इंटरेस्ट से 1 लाख रुपए जो उसने लोन दिया, उस पर 4,000 रुपए की अर्निंग हुई। ठीक है सर, और जो लोन उसने लिया 2 लाख रुपए, उस पर 8% उसको इंटरेस्ट देना पड़ा और 16,000 रुपये उसको देने पड़े। तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट पेमेंट कितना हुआ, 4,000 रुपये उसको लोन देने पे मिला, 16,000 रुपये उसको लोन लेने पे देना पड़ा। तो 16,000 माइनस 4,000 इज इक्वल्स टू 12,000। तो 12,000 यहाँ पे नेट इंटरेस्ट पेमेंट है। ओके सर, हम समझ गए, आपने बहुत ही अच्छी भाषा में समझाया। ओके, तो ये अपन देख लेते कहाँ लिखा हुआ है। सो ऑन द अदर हैंड द हाउस होल्ड डू रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, वी हैव टू डिडक्ट, स्टार्टिंग से चलता है, सिंस नेशनल इनकम विच इज अर्न बाय फर्म्स एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज। नेशनल इनकम जो अर्न करते हैं फर्म एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज अर्न करते हैं, तो अब अपन चलते हैं फर्म एंड गवर्नमेंट से एक इंडिविजुअल के ऊपर। बिल्कुल सर, चलते हैं। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, वो अपन लेस कर देंगे। फिर वी हैव टू डिडक्ट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फ्रॉम द नेशनल इनकम। अपन को अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है वो नेशनल इनकम से लेस करना पड़ेगा पर्सनल इनकम पे आने पे, बिकॉज अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है वो हाउस होल्ड को एक्रू नहीं होता। बिल्कुल सर। सिमिलरली कॉर्पोरेट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन अर्निंग मेड बाय फर्म, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जो कि है ना फर्म्स जो अर्निंग करती है उस पर है ना लगाया जाता है, तो वो वैसे भी है ना शेयर होल्डर्स को नहीं मिलने वाला।
तो इसलिए वो भी अपन यहाँ से लेस कर देंगे। बिल्कुल सर, विल हैव टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम सिंस इट डज नॉट एक्यूरेट टू द हाउस होल्ड। यस सर, ऑन द अदर हैंड द हाउस होल्ड डू रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम प्राइवेट फर्म्स और द गवर्नमेंट ऑन द पास्ट loan which is advanced by them, and household may have to pay the interest to the firms and the government as well in case they had borrowed money from either. So we have to deduct the net interest payment made by the household to firm and government. तो मैंने आपको ये पहले ही बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा दिया था। अब अपन आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स भी हो गया अपना, अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, अपना नेट इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, अपना कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। अब अपन आते हैं ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड। So the household receive transfer payment from government and firms। ट्रांसफर पेमेंट हाउस होल्ड को रिसीव होता है गवर्नमेंट और फर्म से। कौन कौन से वे से रिसीव होता है बेटा? पेंशन मिलती है उनको, उनको स्कॉलरशिप्स मिलती है, उनको प्राइजेस मिलती है, विच वी हैव टू बी एडेड टू कैलकुलेट द पर्सनल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। तो वो अपने को ऐड करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, हम समझ गए। तो इस तरीके से अपने देख लिया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम। बिल्कुल हमें समझ में आ गया सर। अब पर्सनल इनकम तो आ गई। क्या जो पर्सनल इनकम होती है वो एक्चुअल में एक बंदे की जेब में जाती है क्या? नहीं सर, पर्सनल इनकम एक बंदे की जेब में नहीं जाती। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे अपन ने वो तो डिडक्ट करे ही नहीं जो आपने पहले बोला, क्या कि जो पर्सनल टैक्स वो पे करता है वो, और जो फाइन वो पे करता है वो। यस, तो उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बिल्कुल सर, अभी अपन पढ़ने वाले हैं पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बीच में डिफरेंस। ओके, सो पर्सनल इनकम इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी। सो पर्सनल इनकम क्या होती है? कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? सो दिस इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के हाउस होल्ड को जो एट्रीब्यूटेबल होने वाली है वो पार्ट ऑफ पर्सनल, वो नेशनल इनकम का वो हिस्सा होता है जो हाउस होल्ड को जाने वाला है। समझ गए? बिल्कुल सर। पर्सनल इनकम क्या होती है तो आप डिफरेंस बताने वाले हैं पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बीच में। सो पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम इज नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स। बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला अभी तो हमने पढ़ा था। बिल्कुल, ये पर्सनल इनकम हो गई। सिंस नेशनल इनकम विच इज अर्न बाय फर्म एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बिल्कुल सर, ये भी अपन ने पढ़ा। So we have to divide the undistributed profit, net interest payments and corporate tax which is not received, but we have to add transfer payment which is received by household। तो इस तरीके से अपन पर्सनल इनकम निकालेंगे और ये पूरी रामायण अपन ने वही पढ़ी है। So we know the difference between the personal income and personal disposable income, since we know that the personal income is not the income over which the household has complete say. So what we will deduct from the personal income? We will deduct the personal tax which they pay. For example, if their income is more than 2.5 lakhs and so on the basis of the different tax rules, okay, so he will be required to pay the taxes if it is more than 2.5 lakh. Okay, so you will study those things in BCom, and if you will opt for CA you will study those things in IPCC. okay, I got it. सो पर्सनल इनकम में से अपन को पर्सनल टैक्स हटाना पड़ेगा, और जो नॉन टैक्स पेमेंट और है, जैसे नॉन टैक्स पेमेंट क्या हो गया? फाइन, पेनल्टीज, ये सब जो चीजें उसको देनी पड़ेगी। जैसे ट्रैफिक पुलिस ने फाइन ले लिया, वो सारी चीजें अपन को हटानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एक्चुअल पर्सनल इनकम विच इज बीइंग अक्रूइंग टू अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड और पर्टिकुलर पर्सन। सो दे हैव टू पे द टैक्सेस फ्रॉम द पर्सनल इनकम। इफ यू डिडक्ट द पर्सनल टैक्स पेमेंट्स, इनकम टैक्स फॉर एग्जाम्पल, एंड द नॉन टैक्स पेमेंट फाइन्स, वी विल ऑब्टेन द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके सर, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट इनकम विच बिलोंग टू द हाउस होल्ड। दे मे डिसाइड टू कंज्यूम इट, पार्ट ऑफ इट एंड सेव द रेस्ट। सो वो कंज्यूम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और टैक्स पे करेंगे। तो CST अपन ने पहले ही पढ़ा था क्या होता है। सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट? अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? सो 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है? द फर्स्ट इज राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द फर्म ओवर अ ईयर विच इज ट्रीटेड एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय अ फर्म। तो सबसे पहला जो कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर आपके ओपनिंग स्टॉक में 100 रुपए की इन्वेंट्री थी और क्लोजिंग स्टॉक में 120 रुपए की इन्वेंट्री है, तो 20 रुपए का आपका जो इंक्रीज हुआ है इन्वेंट्री में, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म ओवर अ ईयर इज ट्रीटेड एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय द फर्म बिकॉज द इन्वेंट्री आर ट्रीटेड एज द कैपिटल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब आप बोलोगे सर इन्वेंट्री कैपिटल कैसे हो गया? ये तो करंट स्टॉक होता है, कैपिटल तो अपनी लायबिलिटी साइड में आता है,
तो आपको अगर मैं आप बताना यहाँ पे चाहूँ और आप बोलोगे कि सर स्टॉक तो अपने असेट साइड में आता है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं अपन, अकाउंटिंग की बातें नहीं कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग तो ये है कि इन्वेंट्री में पैसा लग रहा है ना, हाँ सर लग रहा है, या पैसा जो बनना चाहिए था वो नहीं बना, तो नहीं बना तो मतलब लग रहा है, तो इस वजह से उसको कैपिटल मानेंगे। ओके सर हम समझ गए, हम अकाउंटिंग का दिमाग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल ऑफ अ फर्म इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ अ फर्म इज ट्रीटेड एज अ इन्वेस्टमेंट। ओके ओके, द सेकंड कैटेगरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज अ फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट व्हिच इज डिफाइंड एज द एडिशन टू द मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट डिप्लॉयड बाय द फर्म। सो जो अपन ने मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग और इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आपके अकाउंटिंग में भी इन्वेस्टमेंट माना जाता है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। The last category of the investment is a residential investment which is referred to the addition of the housing facilities। अगर आपने हाउसिंग फैसिलिटीज में कुछ एडिशन करा तो उसको अपन थर्ड कैटेगरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट में मानेंगे। तो तीन तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। Yes sir, we got it. Differentiate between the planned and unplanned accumulation of inventory। planned and unplanned accumulation of inventory का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ planned and unplanned accumulation of inventory का मतलब क्या होता है कि change in the inventory may be planned and unplanned। बिल्कुल सर, कि चेंज इन द इन्वेंट्री में भी प्लान एंड प्लान इन केस द अनएक्सपेक्टेड फॉल इन सेल्स, या फिर मतलब एक्यूमुलेशन कब होगा इन्वेंट्री का, या तो ज्यादा प्रोडक्शन हो गया और जितना प्रोडक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग सेल नहीं हुआ, या सेल कम हो गई, प्रोडक्शन नॉर्मल वैसे ही हो रहा है लेकिन सेल कम हो गई, तो इस वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री हो सकता है। बिल्कुल सर समझ गया। तो इट इज एन इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड फॉल इन सेल द फर्म विल हैव द unsold stock of the goods and which it had not anticipated, hence there will be unplanned accumulations of the inventory। ठीक है, unplanned का मतलब क्या हो गया कि unexpected fall हो गया प्रोडक्शन में, सॉरी अनएक्सपेक्टेड फॉल हो गया सेल्स में, और उसकी वजह से इन्वेंट्री एक्यूमुलेट हो गई, तो उसको अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री बोलेंगे। इन द ऑपोजिट केस वेयर देयर इज अ अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल देयर विल बी अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ द इन्वेंट्रीज। ठीक है सर हम समझ गए। जहां पे क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड राइज हो जाएगा सेल में, तो वहां पे अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, डिक्यूमुलेशन भी हो सकता है, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन भी हो सकता है। बिल्कुल, वी गॉट it। So this can be illustrated with the help of the following example। Suppose a firm manufactures a shirt, it start a year with the inventory of 100 shirt, during the coming year it expect to sell 1000 shirt, hence it produce 1000 shirt, expecting to keep an inventory of 100 at the end of the year। During the year the sale of the shirt turn out to be low and the firm is able to sell 600 only। 100 पहले से ही ओपनिंग था, 1000 बनाएगी, 100 उसको क्लोजिंग रखना है, तो 100 प्लस 1000 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 1000 की सेल, लेकिन सेल 600 की हुई, तो 100 प्लस 1000 माइनस 600, तो कितना हुआ यहाँ पे 1100 माइनस 600, 500 रुपए की इन्वेंट्री बची है। ठीक है, द फर्म इज एबल टू सेल ओनली 600 शर्ट, दिस मींस दैट द फर्म इज लेफ्ट विद 400 अनसोल्ड शर्ट। ये तो हो गया करंट प्रोडक्शन में से 100, पुराना वाला तो 500 हो गया, 100 plus 400 is equal to 500। The unexpected rise in inventory by 400 will be example of unplanned accumulation of inventory। If on the other hand sale अगर ज्यादा हो जाती है 1000 से, ठीक है, तो decumulation of inventory हो जाएगा। For example, if the sale had been 1050, then on not only the production of 1000 shirt will be sold, but opening stock 50 का भी सेल हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ हो जाएगा। तो अब बस 50 ही इन्वेंट्री बचेगी, और उसके ऊपर जो डिक्रीज हुआ है 50 रुपए का, उसको अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन इन इन्वेंट्री बोलेंगे। Now what can be the example of the planned accumulation and decumulation of inventory? Suppose a firm want to raise the inventory from 100 shirt to 200 shirt, और उसको पता है 1000 शर्ट सेल होंगे, तो वो क्या करेगी, 1100 शर्ट बना देगी, और उसमें 1000 सेल हो जाएंगे, तो 100 ओपनिंग प्लस 100 लेफ्ट ओवर फ्रॉम द प्रोडक्शन, दैट विल गिव राइज टू 200 इन्वेंट्री। सो द 100 राइज इन द इन्वेंट्री is planned inventory increase। So expecting the sale of 1000 shirt during the year as before, firm produces 1000 plus 100 is equal to 1100 shirt। If the sale is actually 100, then the firm indeed end up with a rise of inventory, the new stock of inventory is 200, the rise of 100 is by the plan by the firm। This is the example of the planned accumulation of inventory। On the other hand, if the firm had wanted to reduce the inventory from 100 to 25, then it would have 1000 minus 25 तक reduce करना है, तो मतलब 75 ज्यादा कम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 माइनस 75 इज इक्वल टू 925 शर्ट बनाएगी, और 1000 शर्ट की अगर डिमांड होती है तो 925 करंट प्रोडक्शन में से 75 प्रीवियस ओपनिंग स्टॉक में से, तो फिर बचेगा सिर्फ 25, और वो प्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया। तो बिल्कुल सब प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन एंड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री हम समझ के बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट था। व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड प्राइवेट इनकम, यहाँ पे अपन पढ़ने वाला है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है और प्राइवेट इनकम क्या होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज कैटेगरी ऑफ द एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इन इंडिया, फ्यू अदर एग्रीगेट इनकम कैटेगरी आर आल्सो यूज्ड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस
जो अपने एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो निकाला था मैंने, उसमें मैं क्या करूंगा, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर दूंगा, मतलब मैं एनएनपी एट एफसी नहीं निकालूंगा। तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में फर्क क्या हुआ, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ये फर्क हुआ कि अपन नेशनल इनकम निकालते हैं ना, नेशनल इनकम ऐसे निकालते हैं कि अपन एनएनपी एट एफसी लेते हैं, लेते कि नहीं लेते, बिल्कुल सर लेते हैं अपन, है ना। लेकिन यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, और उसमें अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड कर रहे हैं, तो ये नेट डिस्पोजेबल इनकम हो गई। ठीक है, द आइडिया बिहाइंड द नेट डिस्पोजेबल इनकम इज दैट इट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज एज इट डिस्पोजेबल, करंट ट्रांसफर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड आइटम्स सच एज गिफ्ट्स एंड। तो नेट डिस्पोजेबल इनकम क्यों निकाल रहे हैं कि कितना है ना मैक्सिमम इनकम है, कितना मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज है जो अपने एट अ पर्टिकुलर डिस्पोजेबल अपने अवेलेबल है, इस टाइम इस मेरे अवेलेबल है। मैं ये नहीं बता रहा कि ये इंडिया का है या नहीं है, यहाँ पे अपन नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ये बिल्कुल नहीं ट्राई कर रहे कि एक्चुअल में वो हाउस होल्ड को मिली या नहीं मिली, नहीं, अपन ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस कितना है। ठीक है, ठीक है। प्राइवेट इनकम किसको कहता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, जो फैक्टर इनकम मिल रही है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अपन यहाँ पे है ना सब्सिडीज ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स लेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स लेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे है ना करंट ट्रांसफर ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सब्सिडीज ऐड नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट सबसे पहले जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन एनडीपी ले रहे हैं। उस एनडीपी में से एनडीपी से जो फैक्टर की इनकम आने वाली वो उसमें क्या कर देंगे, नेशनल डेट इंटरेस्ट ऐड कर देंगे कि जो पूरे नेशन का डेट का जो इंटरेस्ट है वो कितना है वो ऐड कर देंगे। उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे कि जो इंडियंस ने बाहर अर्न करा वो ऐड कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे जो बाहर के बंदे ने इंडिया में आके अर्न करा है। फिर जो करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट उनको मिल रहा है वो ऐड कर देंगे क्योंकि वो इंडिविजुअल को मिलता है। फिर जो दूसरे ट्रांसफर हो रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चाहते हैं, यहाँ पे अपन ये चाहते हैं कि उसको प्राइवेट उसकी इनकम कितनी है अपन ये देखना चाहते हैं, मैक्सिमम कितनी इनकम है उसके पास। तो फैक्टर इनकम ले रहे हैं, तो अपन यहाँ पे सब कुछ मतलब हेल्यूसिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने टैक्स लेस नहीं करे जो कि उनके पास नहीं रहने वाला, तो अपन यहाँ पे ज्यादा पता करना चाहते हैं कि ज्यादा कितनी प्राइवेट इनकम है यहाँ पे। ठीक है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडीपी प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट, जो डेट का इंटरेस्ट उनको मिलने वाला है वो, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो, फिर करंट ट्रांसफर जो गवर्नमेंट से मिला, और जो आउट ऑफ इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो करंट ट्रांसफर मिला वो। ओके सर, दिस इज प्राइवेट इनकम एंड नेट डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे अपन मैक्सिमम आइडिया लगा रहे हैं कि कितना टोटल इनकम अवेलेबल है, कितना प्राइवेट इनकम अवेलेबल है। ठीक है सर। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, तो मैं सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ कि जीडीपी क्या होता है। जब अपन जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो आज अगर मैंने है ना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है ना वैल्यू निकाली कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, अब वही अगले साल उस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाती है मार्केट प्राइस। मैं जो जीडीपी निकालता हूँ मार्केट प्राइस पे निकालता हूँ, बिल्कुल सर। फिर अपन नेशनल इनकम निकालते हैं तब उसको फैक्टर कॉस्ट पे लेके आ जाता है। हाँ बिल्कुल, अपन नेशनल इनकम के टाइम पे इसलिए लेके आते हैं क्योंकि अपन को नेशनल की इनकम मतलब कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर बात करते हैं, और उनको मार्केट प्राइस नहीं मिलती, उनको फैक्टर कॉस्ट मिलती है। बिल्कुल सही, इसलिए अपन फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं। तो अपन वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पे, सिंस जीडीपी अपन है ना मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सर, अब मार्केट प्राइस पे मैंने अगर जीडीपी कैलकुलेट करा तो है ना मार्केट प्राइस तो बढ़ गया और लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, क्वांटिटी नहीं बढ़ा प्रोडक्शन का, लेकिन मार्केट प्राइस बढ़ गया तो मेरा जीडीपी ज्यादा आएगा। बिल्कुल सर। तो क्या वो जीडीपी सही है? नहीं सर, एक्चुअल में देखिए तो अपना प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, प्राइस बढ़ने से कुछ नहीं होता, है ना सर। तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जिस जीडीपी के मेथड में मैं प्राइसेस वही लूंगा जो पिछले साल की, मैं क्वांटिटी करंट ईयर की लूंगा, प्राइसेस पिछले साल की लूंगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं वैल्यू निकाल दूंगा जीडीपी की। बिल्कुल सर, तो उसको रियल जीडीपी बोलेंगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कंपेयर द जीडीपी फिगर्स एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, और टू कंपेयर द जीडीपी फिगर ऑफ द सेम कंट्री इन द डिफरेंट ईयर्स, वी कैन नॉट रिलाई ऑन द जीडीपी विच इज मेजर्ड एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो रियल जीडीपी इज अ जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड एट जीडीपी इज कैलकुलेटेड सच अ वे दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर इवैल्यूएटेड एट द सेम कांस्टेंट सेट ऑफ द प्राइसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस पे ही उनको है ना इवैल्यूएट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, एंड सिंस दिस प्राइसेस इवन फिक्स्ड, इफ द रियल जीडीपी चेंजेस वी कैन बी श्योर कि हाँ प्रोडक्शन ही चेंज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है रियल जीडीपी चेंज होने से। नॉमिनल जीडीपी चेंज होने पे क्या होगा, प्राइस चेंज भी आएगा इसमें और प्रोडक्शन चेंज भी आएगा, दोनों आएगा।
तो nominal GDP on the other hand is simply the value of the GDP at the current market prices. For example, suppose a country only produce bread. In year 2000 it has produced, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 2000 में इसने 100 यूनिट ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस करा, 10 रुपए की प्राइस थी, तो 1000 रुपए का जीडीपी आ गया। लेकिन 2001 में क्या हुआ, 110 यूनिट की प्राइस यूनिट है ना इन्होंने प्रोड्यूस करा, 15 रुपए की प्राइस होगी, तो 110 इंटू 15 हो गया 1650, तो 1000 रुपए से 1650 पे जीडीपी बढ़ गया। तो अगर आप देखोगे तो आप कहोगे नहीं 50% से ज्यादा जीडीपी बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में क्या बढ़ा है 50% से ज्यादा। 50% से ज्यादा बढ़ना होता है कि मतलब 100 से 150 यूनिट ऑफ ब्रेड होगी, नहीं सिर्फ 100 से 110 यूनिट ऑफ ब्रेड हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे प्राइस का भी इफेक्ट आ रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी तो बोलेगा कि 1650 होगी, 1650 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 1.65 टाइम्स बढ़ेगी जीडीपी, लेकिन एक्चुअल में जीडीपी 1.65 टाइम नहीं बढ़ी, जीडीपी से 1.1 टाइम ही बढ़ी है, 100 से 110 ही हुआ है। हाँ सर, नॉमिनल जीडीपी विल बी 1650, रियल जीडीपी विल बी कि मैं कितना यूनिट हुआ 110 मल्टीप्लाई बाई कितना प्राइस था पिछले साल 10, 110 इंटू 10 इज इक्वल 1100, ठीक है ठीक है। तो रियल जीडीपी 1100 आ रहा, तो 1000 से 1100 में 1.1 का इंक्रीज हुआ, तो जबकि नॉमिनल जीडीपी बता रहा 1.65 का इंक्रीज हुआ, जबकि रियल जीडीपी बता रहा सिर्फ 1.1 का ही इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो नोटिस दैट द रेशियो ऑफ द नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी गिव्स अस द आइडिया ऑफ हाउ द प्राइस हैज मूव्ड फ्रॉम द बेस ईयर। अब प्राइस कितना चेंज हुआ वो पता लगाना है, तो आप क्या करो कि रियल जीडीपी अपॉन नहीं नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी कर दो। नॉमिनल जीडीपी कितना है 1650, रियल जीडीपी कितना है 1100, तो 1.5 आ गया, मतलब 1.5 गुना प्राइसेस इंक्रीज हो गई, मतलब 10 रुपए से 15 रुपए हो गई, तो 1.5 गुना इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इन द कैलकुलेशन द रियल एंड नॉमिनल जीडीपी ऑफ द करंट ईयर द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इज टेक्स्ट रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अगर मैं रियल और नॉमिनल जीडीपी में यहाँ पे जो है अगर इनको मैं 1650 डिवाइड बाय 1000 करता हूँ तो 1.65 टाइम आता है, लेकिन उसमें वॉल्यूम भी आ रहा है और प्राइस का भी डिफरेंस आ रहा है। अब मेरे को सिर्फ प्राइस का चाहिए, तो मैं वॉल्यूम को फिक्स रखूंगा, वॉल्यूम कितना 110 रखूंगा, तो वॉल्यूम 110 मल्टीप्लाई बाई 10 प्रीवियस ईयर की प्राइस, वॉल्यूम 110 मल्टीप्लाई बाई करंट ईयर की प्राइस क्या 15, तो 1650 डिवाइड बाई 1100, 1100 आ गया मेरा करंट ईयर का वॉल्यूम कितना है, करंट ईयर का वॉल्यूम कितना है 110, वही लिया मैंने, तो वॉल्यूम मैंने फिक्स लिया 110 यहाँ पे, बस प्राइस डिफरेंटली, एक बार के लिए 10 लिया, एक बार के लिए 15 लिया, ठीक है ठीक है सर। तो एक बार के लिए 15 लिया तो यहाँ पे 110 इंटू 15 1650 होता है, और एक बार के लिए 10 लिया तो 110 इंटू 10 यहाँ पे 1100 रुपये होता है। तो वॉल्यूम अपना फिक्स है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, जिससे अपने को पता चल सके कि प्राइस में कितना चेंज हुआ है। 1.65% जो चेंज है उसमें प्राइस का कितना है, तो अपन को पता चलेगा 1.65 में से 1.5 प्राइस का ही है, और 1.1 है ना जो है वो है ना वॉल्यूम का है, ठीक है ठीक है। तो इन द कैलकुलेशन ऑफ द रियल एंड नॉमिनल जीडीपी द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इज फिक्स, एंड देयरफॉर इफ दीज मेजर डिफर इट इज ओनली ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल बिटवीन बेस ईयर एंड द करंट ईयर। प्राइस लेवल का चेंज ही आएगा। द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी इज नोन एज इंडाइसेस ऑफ प्राइसेस, दिस इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेक्टर। तो अपन इसको जीडीपी डिफ्लेक्टर कहते हैं, जो चेंज होता है ना, जो रेशियो निकालते हैं अपन नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी का, उसको जीडीपी डिफ्लेक्टर कहते हैं। So what is GDP deflector? So GDP deflector is a ratio of the nominal GDP to the real GDP. अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको ये बोलूँ तो ठीक है। So thus if the GDP stand for, if the capital GDP stand for the nominal GDP and the small GDP stand for the real GDP, then nominal GDP upon real GDP is equal to GDP deflector, ठीक है। So sometimes the deflector is also denoted in percentage terms, then the nominal GDP divided by the real GDP multiplied by 100, ये हो जाएगा, ठीक है सर। In the previous example, और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी निकालते टाइम की क्वांटिटी आपको सेम रखनी है। Yes sir, we got it. The GDP deflector is equals to 1650 divided by 100, 1100 multiplied by 100 is equals to 1.5, मतलब 1.5 टाइम्स प्राइस में चेंज हुआ है, ठीक है, या 150% बोल देंगे जब 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज द प्राइस ऑफ द ब्रेड प्रोड्यूस इन 2001 इज 1.5 times the price of the bread which is produced in the 2000, which is true because the price of the bread has gone from 10 rupees to 15 rupees, बिल्कुल। And like the GDP deflector we can have the GNP deflector also, कि अपन nominal GNP upon real GNP multiply by 100, that will give rise to GNP deflector. Okay sir, we got it. So what is the consumer price index and how it is different from the GDP deflector? So consumer price index का मतलब होता है कि अपन है ना एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज ले लेंगे, जैसे कि जो सभी यूज करते हैं, जैसे केले,
एप्पल, इन सबको अपन एक ऐसे दो चार और बास्केट दो चार कमोडिटीज ले लेंगे, उनको इंक्लूड कर लेंगे, उनकी प्राइसेस पता कर लेंगे, फिर उनकी प्राइसेस को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते रहेंगे कि कितना चेंज हुआ है, तो उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द अनदर वे टू मेजर द चेंज इन द प्राइसेस इन द इकोनॉमी विच इज नोन एज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको अपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सर। सो दिस इज द इंडेक्स ऑफ द प्राइसेस ऑफ द गिवन बास्केट ऑफ द कमोडिटी विच इज बॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर। सो अपन एक रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर ले लेंगे, फिर वो कौन कौन से है ना कमोडिटीज परचेज करते हैं, वो वाले कमोडिटीज ले लेंगे, उनका एक बास्केट बना लेंगे, उसकी प्राइस निकाल लेंगे, फिर जो जितने उन कमोडिटीज की प्राइसेस को अपन ईयर ऑन ईयर पे मेजर करते रहेंगे कितना चेंजेस हो रहा है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज एक्सप्रेस इन द परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस होता है ये, ठीक है। So we have 2 years under consideration. One is the base year and the one is the current year. We calculate the cost of the purchase in the current year on the basis of the base year. ठीक है? So we calculate the cost of purchase of a given basket of the commodity in the base year. Then we also calculate the cost of the commodity in the current year. फिर अपन percentage निकालते हैं कि कितना change हुआ है. Then we express the later as a percentage of the former. Like अगर cost of the purchase current year में 100 है और पहले 80 था, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? अपन ये बोलेंगे 100 डिवाइड बाई 80, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वो आ जाएगा। सो दिस गिव अस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर विज़ द प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द इकोनॉमी वेयर व्हिच प्रोड्यूसेस 2 गुड्स, राइस एंड क्लोथ्स। अ रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर बाय 90 kg ऑफ द राइस एंड 5 kg ऑफ द क्लोथ। तो अपने को ये याद रखना है कि 90 किलो तो राइस खरीदता है वो, और 5 पीस खरीदता है क्लोथ के, ठीक है, ठीक है। अब प्राइस क्या है इनकी, तो प्राइस ले लेते हैं 10 रुपए तो राइस के हैं, और क्लोथ की क्या प्राइस है, क्लोथ की प्राइस है अपने 100 रुपए। तो 90 इंटू 10 900 रुपए, और 5 इंटू 100 500 रुपए, तो 900 प्लस 500 1400 रुपए। सो 1400 रुपए हो गए बेस ईयर में। अब अगले साल की बात करते हैं अपन। अगले साल क्या हुआ कि राइस की प्राइस इंक्रीज हो गई। राइस की प्राइस क्या होगी, 10 रुपए से यहाँ पे 10 रुपए से 15 रुपए होगी राइस की प्राइस, ओके। और जो क्लोथ की पर पीस प्राइस है, पहले 100 रुपए थी, अब 120 रुपए हो गई। तो अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया 15 रुपए 1 किलो राइस के मल्टीप्लाई बाय 90 किलो राइस, प्लस 120 रुपए 1 पीस क्लोथ के मल्टीप्लाई बाय 5 पीस ऑफ क्लोथ। सो ये हो जाएगा 1950 रुपए। सो 1950 डिवाइड बाय 1400 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स 139.29%, मतलब 139% महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो 1.39 टाइम्स महंगाई बढ़ गई है। टाइम्स में अगर बोलना और परसेंटेज में बोलना तो 139%, ओके ओके। सो इट इज वर्थ नोटिंग दैट मेनी कमोडिटीज हैव 2 सेट ऑफ प्राइसेस, इट इज वन रिटेल प्राइस एंड वन इज होलसेल प्राइस, ठीक है। तो जैसे अपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला, वैसे ही अपन होलसेल प्राइस इंडेक्स भी निकाल सकते हैं कि इसके होलसेल प्राइसेस में क्या चेंज हुआ है। द प्राइस, होलसेल प्राइस क्या होती है, होलसेल प्राइस इज द प्राइस एट विच ट्रेडर्स ट्रेड, जहां पे मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी में परचेज होता है, सेल होता है, मतलब अपन जिन ट्रेडर से परचेज करते हैं वो भी तो किसी और से परचेज करते होंगे, तो वो होलसेल प्राइस पे परचेज करता है, ठीक है, ठीक है। सो दीज टू में डिफर इन द वैल्यू बिकॉज ऑफ द मार्जिन केप्ट बाय द ट्रेडर। द गुड्स व्हिच आर ट्रेडेड इन बल्क सच एज रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स आर नॉट परचेज्ड बाय ऑर्डिनरी कंज्यूमर लाइक द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देयर विल बी द होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन कंट्रीज लाइक यूएसए इट इज रेफर्ड टू एज द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ओके सर, वी गॉट इट। सो डिफरेंस क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड अपने यहाँ पे, या इसको अपन होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं, एंड जीडीपी डिफ्लेक्टर में, दोनों परसेंटेज टर्म में निकालते हैं अपन, दोनों से अपन प्राइस का डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर पता करता है कि कितना गुड प्रोड्यूस हुआ है, उसके बेसिस पे पता करता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ जो कंज्यूमर गुड्स बाई करता है उसके बेसिस पे पता चलता है। तो ऐसा भी गुड्स हो सकता है जो प्रोड्यूस हुआ है लेकिन कंज्यूमर ने परचेज नहीं करा, तो वो डिफरेंस एक तो गुड विच इज परचेज बाय द कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, एंड जीडीपी डिफ्लेक्टर टेक इनटू अकाउंट ऑल द गुड्स। पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड्स प्राइसेस ऑफ द गुड्स कंज्यूम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, हेंस इट इंक्लूड्स द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, जीडीपी डिफ्लेक्टर डज नॉट इंक्लूड, क्योंकि जीडीपी में अपन इंपोर्ट गुड्स ऐड करते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब हो गया जो कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम है तो इंपोर्ट और करंट मतलब कि अपना खुद का और इंपोर्ट करा हुआ दोनों ही इंक्लूड हो सकता है, इसलिए मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इंपोर्ट भी इंक्लूड होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर में नहीं होता। और जो वेट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो जो होते हैं वो कांस्टेंट रहता है, जबकि है ना प्रोडक्शन लेवल के बेसिस पे जीडीपी डिफ्लेक्टर में चेंज हो जाता है। बिल्कुल सर,
मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अपन ये मानते हैं कि जो वेट्स है वो हर साल अपन कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ प्राइसेस का डिफरेंस लेते हैं। लेकिन जीडीपी डिफ्लेक्टर में क्या होता है कि प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग वेट चेंज हो जाते हैं। वेट की बात कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ। जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालते हुए मैं एक बात ध्यान रखनी होती है कि वॉल्यूम सेम रखना है, लेकिन वेट अलग अलग हो सकता है कमोडिटी का। पहले मैं 20% वेटेज देता था एप्पल को, अब मैं हो सकता है 30% वेटेज दूँ। समझ गया? बिल्कुल सर समझ गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना जीडीपी डिफ्लेक्टर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और उनका डिफरेंस। तो राइट डाउन सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज अ इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, कि अगर मैं पर्टिकुलर कंट्री के लिए अगर मैं जीडीपी को एज अ इंडेक्स यूज करूंगा तो क्या क्या दिक्कतें हैं उसमें। तो क्या अगर एक कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो उससे आप ये बोल सकते हो कि उसका वेलफेयर अच्छा हो रहा है कंट्री का, बोल भी सकते हो और नहीं भी बोल सकते हो, दोनों आंसर है। सर क्यों? तो लिमिटेशंस क्या आप ये बताओ, जीडीपी क्यों यूज नहीं कर सकते हमेशा अपन वेलफेयर के इंडेक्स की तरह? इंडेक्स की तरह मतलब कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो अपन ये मानेंगे वेलफेयर भी बढ़ रहा है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबसे पहला रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मतलब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। मतलब जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों के पास पैसा बढ़ रहा है, हो सकता है कि अमीरों का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो। हाउ यूनिफॉर्म इट इज? if the GDP of the country is rising, the welfare may not be rising. This is because the rise in GDP may be concentrated in hand of very few individual or firm. For the rest, income in fact may have fallen. In such a cases, welfare of the entire country cannot be said to have increased. For example, suppose in year 2000, an imaginary country has 100 individual, each earning 10. Therefore, the GDP of the country was 100 into 10, 1000. In 2001, let us suppose the same country had 90 individual earning 9 each and the 10 individual earning 20 each. So 20 into 10, 200, 9 into 90 is equals to 810. So यहाँ पे क्या हुआ? जीडीपी तो इंक्रीज हो जाएगा, 810 प्लस 200 इज इक्वल टू 2010. जीडीपी इंक्रीज हो गया अपना यहाँ पे 1010, 10 रुपए से जीडीपी इंक्रीज हो गया। लेकिन क्या एक्चुअल में वेलफेयर बढ़ा? नहीं, कम हो गया उनकी अर्निंग। Suppose there has been no change in the prices of the goods and services between these two periods. The GDP of the country in the year 2001 is 1010, which is more by the 2000 GDP by 10 rupees. Observe that the compared to 2000 the GDP of the country in 2001 is higher by 10 rupees. बिल्कुल 10 रुपए से ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वेलफेयर बढ़ा है, ठीक है। तो बट दिस हैपन व्हेन 90% ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री हैव सीन अ ड्रॉप इन द रियल इनकम बाय 10%, 10 to 9, whereas only 10% have benefited by the rise in their income by 100% from 10 to 20. And 90% of the people are worse off through the GDP of the country has gone off. GDP ऊपर गई फिर भी 90% ऑफ जनता को दिक्कत है। सो अपन वेलफेयर से इसलिए अपन इसको रिलेट नहीं कर सकते। दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेज, मतलब ये होता है कि हर चीज मॉनेटरी वैल्यू में अपन है वैल्यू नहीं कर सकते। तो और बहुत सारे ऐसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं जो जीडीपी में अपन कैप्चर नहीं कर पाते, लेकिन वो हो रहे होते हैं, तो इस वजह से जीडीपी अंडर वैल्यूड हो जाती है। सो मैनी एक्टिविटी इन इकोनॉमी आर नॉट एवेल्यूड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक सर्विसेज वुमेन परफॉर्म एट होम आर नॉट पेड फॉर द एक्सचेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन इनफॉर्मल सेक्टर विदाउट हेल्प ऑफ मनी आर कॉल्ड द बार्टर एक्सचेंज. In barter exchange, goods and services are directly exchanged against each other, but since money is not being used here, these exchanges are not registered as part of economic activity. In developing countries where many remote regions are underdeveloped, these kind of exchanges do take place, but they are generally not counted on GDP of this country, and this is the case of underestimation of GDP. Hence, GDP calculated in a standard manner may not give us a clear indication of the productive activity and well-being of the country. तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बार्टर एक्सचेंजेस होते हैं, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में जो एक्सचेंजेस होते हैं, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते हैं और अंडर वैल्यूएशन हो जाता है। इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि जीडीपी अगर गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री में मतलब प्रॉस्पेरिटी नहीं है, हो सकता है कि सब बार्टर एक्सचेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे। थर्ड है एक्सटर्नलिटीज, मतलब एक्सटर्नलिटीज रेफर टू द बेनिफिट और द हार्म अ फर्म और इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर फॉर व्हिच दे आर नॉट पेड। मतलब ये बोलना चाहता हूँ मैं कि ऐसे मतलब जीडीपी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि फर्म अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, पॉन्ड्स गंदा कर रही है और अपना रिवर्स गंदा कर रही है। उससे क्या हो सकता है कि इन्वायरमेंट बहुत नुकसान हो सकता है। सो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है बट इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, सो वेलफेयर नहीं हो रहा लोगों का, लोगों को बीमारियां हो रही है, ठीक है, ठीक है। सो एक्सटर्नलिटीज डू नॉट हैव एनी मार्केट इन विच दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड. Let us suppose there is a oil refinery which refines the crude petroleum and sell it in the market. The output of the refinery is the amount of the oil refined. We can estimate the value added.
We can estimate the value added of the refinery by deducting the value of the intermediate goods used by the refinery crude oil from the value of the output. The value added of the refinery will be counted as part of GDP of the country. But in carrying out the production, the refinery may also be polluting the nearby river, and this may cause the harm to the people who use the water of the river. Hence, their utility will fall. Pollution may also kill fish or other organisms of the river on which the fish survive. As a result, the fishermen of the river may losing the income and utility. मतलब रिवर गंदी हो सकती है, रिवर गंदी होने से फिश मर सकती है, फिश मरेगी तो जो फिशरमैन है उसको उसकी इनकम घट जाएगी. तो इवन जीडीपी बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लोगों की इनकम घट रही है, इसलिए अपन इसको वेलफेयर की तरह नहीं यूज कर सकते. This may cause harm to the people who use the water of the river, hence the utility will fall. Pollution may also kill the fish and other organisms of the river on which the fish survive. As a result, the fishermen of the river may lose the income. Such harmful effect of the refinery is inflicted on other for which it does not have any bear any cost are called externalities. Externalities का मतलब क्या होता है? वो ऐसे harmful effect जिसका कोई cost किसी को bear नहीं करना पड़ता. मतलब जीडीपी को कोई कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ता. जीडीपी तो बढ़ ही रही होती है, लोगों को तो करना पड़ता है. इन केस द जीडीपी इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, देयरफॉर इफ वी टेक जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, वी विल बी अवर एस्टिमेटिंग द एक्चुअल वेलफेयर. ठीक है, एंड दिस वाज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एंड देयर कैन बी द केसेस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. इस वजह से एक्सटर्नलिटीज की वजह से, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की वजह से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इवन नहीं होने की वजह से अपन जीडीपी के को वेलफेयर की तरह यूज नहीं कर सकते. ये लिमिटेशंस है. तो इस तरीके से अपना यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है. आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे पूरा हो जाता है. ठीक है, ठीक है. अपन यहाँ पे अब आप पढ़ लेते हैं कि अपन कहाँ चल रहे थे. अपन ने ये पढ़ लिया था जीएनपी, जीडीपी एंड इनकम इज सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. अब अपन यहाँ पे आते हैं. फिर अपने पर्सनल इनकम पढ़ा यहाँ पे. ये रहा आपका पर्सनल इनकम. उसमें कैसे निकालेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स और ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड हटा के. ठीक है. नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे नेशनल इनकम में से. नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो एनएनपी मार्केट प्राइस है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज लेस ऐड करके. ठीक है, ठीक है. फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालेंगे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे अपन पर्सनल टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट हटा के. ओके. फिर अपन ने पढ़ लिया जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, पीआई, पीडीआई, ये सब अपन पढ़ चुके हैं. ठीक है. नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालेंगे कि जो अपन ने नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट मार्केट प्राइस उसमें अपन करंट ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का निकाल देंगे. इससे अपन को ये पता चलेगा मैक्सिमम कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है. और प्राइवेट इनकम से ही पता चलेगा मैक्सिमम इनकम कितनी है उनकी. अपन फैक्टर कॉस्ट पे नहीं लाएंगे इसको. तो फैक्टर इनकम अर्निंग फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें अपन नेशनल डेट इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट ऐड कर देंगे, और जो दूसरे ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो ऐड कर देंगे. ठीक है. फिर अपन गुड्स एंड प्राइसेस में आए. रियल जीडीपी के बारे में पढ़ा अपन ने नॉमिनल जीडीपी के बारे में पढ़ा. बिल्कुल सर. अपन ने बेस ईयर जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में पढ़ा. बिल्कुल सर. अपन ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा. बिल्कुल सर. ठीक है, ठीक है. फिर अपन ने जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में पढ़ा कि क्या जीडीपी को अपन एज अ वेलफेयर यूज कर सकते हैं कि नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूनिफॉर्म नहीं होता. फिर उसमें दूसरी चीज होती है कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं. फिर इसमें तीसरी चीज होती है कि एक्सटर्नलिटीज भी आ जाती है. ठीक है, ठीक है सर. तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर पूरा हो गया है. अपन एक इसके क्वेश्चंस का अलग से वीडियो बनाएंगे. ठीक है. अब अपन हिंदी मीडियम वालों की तरफ चलते हैं. अब अपन देखते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग अपन ने अभी तक क्या पढ़ा. तो अपन यहाँ पे जो 2.3 था वो था सब मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, मतलब कुछ समष्टि अर्थशास्त्रीय तथ्य. तो अपन ने ये देखा था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसको कहते हैं. ठीक है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसको कहते हैं. तो उसमें अपन ने ये देखा था कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें अपन क्या करेंगे, विदेशों से जो अपने घरेलू जो लोग विदेशों में जाके कमा रहे हैं वो ऐड कर देंगे, और जो विदेशी लोग यहाँ कमा रहे हैं वो लेस कर देंगे. ठीक है, ठीक है. फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि अपन क्या करेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास हटा देंगे. ठीक है, ठीक है सर. फिर अपन क्या कहेंगे कि है ना,
नेशनल इनकम किसको कहते हैं? नेशनल इनकम किसको कहते हैं? तो नेशनल इनकम निकालने के लिए अपन को पता है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए अपन को सबसे पहले क्या पड़ेगा, करना पड़ेगा, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, उसमें से अपन को लेस करना पड़ेगा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, और फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा सब्सिडीज। मतलब जो कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट मतलब कारक लागत, जो कारक की लागत पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ये वाला निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, ये तो अभी है मार्केट प्राइस पे, अपन को चाहिए कारक की लागत पर। तो कारक की लागत मतलब फैक्टर की कॉस्ट पर। तो कारक की लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे बाजार की कीमत पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद है ना, उसमें से अप्रत्यक्ष कर निकाल देंगे और उसमें उपदान ऐड कर लेंगे। बाजार की कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से क्या कर देंगे, निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालेंगे? निवल अप्रत्यक्ष कर निकालेंगे अपन अप्रत्यक्ष कर, उसमें से उपदान हटा देंगे तो निवल अप्रत्यक्ष कर आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर अपन ने देखा कि नेशनल इनकम निकालते हैं। अब पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे? तो पर्सनल इनकम के लिए अपन क्या करेंगे कि जो कॉर्पोरेट टैक्स हटा देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटा देंगे, जो ट्रांसफर है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स, ब्याज, अदायगी, निगम कर, ठीक है, राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल, इसमें अपन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से अवतरित लाभ मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसमें से लेस कर देंगे नेट इंटरेस्ट इनकम, जो लोन दिया उस पर, मतलब परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी, जो निवल ब्याज अदायगी करी वो लेस कर देंगे। फिर निगम कर मतलब कॉर्पोरेट टैक्स लेस कर देंगे। फिर सरकार और फर्म ने जो ट्रांसफर करा अमाउंट वो ऐड कर देंगे, और ये भी इनकी आय नहीं है, ये भी। अब इसमें से फिर अपन क्या कर देंगे, व्यक्तिगत जो टैक्स है वो लेस कर देंगे, और व्यक्तिगत जो पेनल्टीज है, शुल्क है, वो हटा देंगे। तो वैयक्तिक प्रयोज्य आय मिल जाएगी अपने को। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगी। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैयक्तिक प्रयोज्य आय, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है वैयक्तिक प्रयोज्य आय का। क्या फॉर्मूला है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का? इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? पर्सनल इनकम में से अपन को पर्सनल टैक्स लेस करना पड़ेगा और पेनल्टी लेस करनी पड़ेगी। मतलब वैयक्तिक आय में से अपने को व्यक्तिगत कर लेस करना पड़ेगा, उसमें से गैर कर अदायगी मतलब पेनल्टी लेस करनी पड़ेगी, ठीक है सर। फिर अपन ने नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ा था, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। इसमें अपन क्या करेंगे कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बाजार की कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें अपन ऐड कर देंगे जो पूरे विश्व से अपने को मिल रहा है ना, वो ऐड कर लेंगे। और निजी आय निजी आय का मतलब क्या होगा? निजी आय का मतलब निजी क्षेत्रों के को उपभोग होने वाले घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय। फैक्टर कॉस्ट पे जो अपने को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें ऐड कर देंगे अपन नेशनल डेट इंटरेस्ट, उसमें विदेशों से प्राप्त आय, फिर उसमें सरकार से चालू अंतरण जो आया, और जो आउटसाइड ऑफ इंडिया से जो अंतरण आया वो, मतलब निजी क्षेत्रों को उपगत होने वाले घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एट फैक्टर कॉस्ट मतलब निजी क्षेत्रों को उपगत होने वाले घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, उसमें राष्ट्रीय ब्याज ऐड कर लेंगे। विदेशों से प्राप्त निवल कारक, निवल ध्यान रखना, विदेशों से गया और विदेशों से आया उसका नेट निवल, और सरकार से चालू अंतरण, और शेष विश्व से अन्य निवल अंतरण, ठीक है। तो जीडीपी हो गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। फिर एनडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। जीएनपी एट मार्केट प्राइस हो गया, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। एनएनपी एट मार्केट प्राइस हो गया, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। किसी भी चीज में को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट लाने में क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस ही दो चीजों का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का और सब्सिडीज का। ये एडलेस कर दो आप, आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। समझ गए? बिल्कुल सर समझ गए। फिर अपन ने क्या पढ़ा? फिर अपन ने पढ़ा जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में पढ़ा। जीडीपी डिफ्लेक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। डिफ्लेक्टर को बोलते हैं अवस्फीतिक। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो, मैं सिर्फ हिंदी मीडियम वालों का हेल्प करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जीडीपी का मतलब हो गया सकल घरेलू उत्पाद, और डिफ्लेक्टर का मतलब हो गया अवस्फीतिक, ठीक है।
उसको नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर आ जाएगा अवस्फीतिक, ओके ओके। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है, वो भी अपन ने पढ़ लिया था। फिर अपन ने होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़ लिया था। फिर अपन ने डिफरेंस पढ़ लिया था कि उपभोक्ता कीमत वाले के बीच में और घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक मतलब जीडीपी डिफ्लेक्टर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बीच में डिफरेंस अपन ने पढ़ लिया था। फिर अपन ने ये पढ़ लिया था कि क्या अपन जीडीपी को एज अ वेलफेयर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो उसका वितरण सही से नहीं होता, ठीक है, एक तो उसका वितरण सही से नहीं होता। फिर गैर मौद्रिक विनिमय होते हैं अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और फिर तीसरा है कि बाह्य कारण एक्सटर्नलिटीज। तो इस तरीके से अपन ने ये देखा कि अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है मैंने, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग this video and please share and subscribe to my channel. This will help me to make more videos, and please share it with your friends who are currently in 12th and who want to study economics. Please leave a comment, okay, and please let me know if any modification or any suggestions regarding it. So goodbye, tata, see you in the next video.